कैसे हो बच्चा लोग। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन 24-25 के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फॉर क्लास 9। ठीक है, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है डेट इज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी है भाई नए क्लास 9th में अभी जस्ट गए हैं, आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो भाई आपके लिए ये लेक्चर है। ठीक है, रिया जैन गुड इवनिंग सर। बिल्कुल रिया गुड इवनिंग। आज आई थिंक ओके रिया आप तो 10th क्लास में हो गई ना, तो आपके लिए तो आज का लेक्चर है नहीं भी फिलहाल, कोई बात नहीं। 9th क्लास के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना आप लोग की भी बैंकिंग की क्लास जल्दी आने वाली है ना। अभी 3 डेज तो मैं यही क्लास 9th के लिए लेक्चर लेकर आऊँगा। 3 डेज बाद मतलब मंडे से फिर आपका क्लास 10th का बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर तो पढ़ना है यार, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स एंड 2 बायो, और फिर 2 चैप्टर इसके भी पढ़ने हैं। टाइम बहुत है तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपन डे बाई डेज में कंप्लीट करेंगे इसको, और उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह भी रखेंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो यार क्लास 9th के बच्चा लोग ध्यान देना, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये सब्जेक्ट है क्या, पहले तो ये समझा दे रहा हूँ। तो देखो यार, वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप लोग क्लास 11th में जाकर कॉमर्स लेते हो है ना, अगर आप लोग का स्ट्रीम कॉमर्स रहेगा, अगर आपने क्लास 11th में कॉमर्स लिया है ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है कि बैंकिंग क्या होता है, बैंक काम कैसे करता है, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें 11th-12th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट। तो यार सर हम लोग 9th-10th में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं बेटा, ये सबको पता होना चाहिए। क्लास 9th और 10th में जो ये स्किल सब्जेक्ट ऐड किया गया है ना, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है आपकी स्किल्स सब्जेक्ट में, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी डे टू डे लाइफ की चीजों को समझने में। यार आपके पापा चेक बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, लोन लेते हैं, चेक को रिडीम करना, किस तरीके से बैंक से पैसा निकालना, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो बाइक का इंश्योरेंस है ना, घर में आग लग गया तो घर का इंश्योरेंस, दुकान में आग लग गया दुकान का इंश्योरेंस, हाथ पैर टूट गया उसका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में भाई आगे के चल क्या, आगे शादी ब्याह करोगे, बच्चे पैदा करोगे, तो भाई फैमिली आएगी, तो फैमिली के बारे में हम लोग यही सब चीजें सोचते हैं। पढ़ाई वढ़ाई अपनी जगह पे, लेकिन ज्यादातर एक एज अ पिता आप क्या सोचोगे कि भाई हम काश हमारा एक फैमिली इंश्योरेंस होता, अचानक से किसी का मेडिकल एक्सपेंस कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, तो इंश्योरेंस रहता तो मेडिकल एक्सपेंस कवर हो जाता। ठीक है, बैंक में अकाउंट खोलना, चेक कैसे यूज़ करते हैं, चेकबुक का काम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप 9th-10th में ही सीख रहे हो, तो कितना ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आगे के लिए आप खुद समझ लो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, टोटल यहाँ पे 5 पार्ट में ये चैप्टर को डिवाइड किया गया है आपकी बुक में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग है, डेफिनेशन ऑफ कस्टमर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई पहले तो हम समझेंगे बैंकिंग वगैरह होता क्या है, डेफिनेशन फलाना ठिकाना बैंक से रिलेटेड। फिर अब कस्टमर भी है, कस्टमर बैंक जाता है तो उससे रिलेटेड चीजें, फिर कितने टाइप के बैंक होते हैं, बैंक का क्या काम क्या होता है, और बैंकर्स होते हैं और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज डे 1 है। ठीक है, तो डे 1 में ये हम सिर्फ आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। आपको लग रहा होगा नाम से, अरे यार सर क्या आप बैंकिंग का डेफिनेशन के लिए पूरा 40 मिनट खराब कर दोगे क्या हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। बैंकिंग के डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं, टोटल 29 स्लाइड्स है जो फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन चलता है। ठीक है, और फिर बाकी के टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो वो डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में आराम से कंप्लीट करेंगे। अगर एग्जाम पास होता तो मैं 1 शॉट में ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देता, बट हाँ एग्जाम के टाइम पे आपको 1 शॉट में जरूर अवेलेबल कराऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 1 शॉट में हम लोग चीजें डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। तो हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, ठीक है, ये एक एक्ट है आरबीआई, हमारे जो नेशनल बैंक है जिसका आरबीआई कहा जाता है, तो उन्होंने छोटे छोटे बैंक्स, उनके अंडर में जितने भी बैंक्स हैं ना हमारे इंडिया में, जितने भी बैंक रन होते हैं ना, उन बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं। कौन? हमारी नेशनल बैंक, दैट इज आरबीआई। ठीक है, तो अब भाई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के कुछ एक्ट्स होंगे, कुछ नंबर्स भी होंगे। तो 1949 में आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया था, जिसके तहत बैंकिंग होता क्या है उनमें बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझाई गई थी। ठीक है, क्या होता है जरा आइए समझते हैं इसको। ओके, तो भाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B, ओके, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर सेक्शन 5 में, ठीक है,
द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग का सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझाया जाए, यहाँ पे बहुत सारी महाभारत लिखी है, लाइक एक्सेप्ट करना किसको, पैसे को, फिर उस पैसे से लोन देना लोगों को, इन्वेस्टमेंट करना, डिपॉजिट करना लोगों के पैसे, पब्लिक के पैसे को, फिर उनको वापस जब डिमांड करे तब उनको वापस कर देना, विड्रॉल फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, ड्राफ्ट एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना, यही एक बैंक का काम होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो बैंक क्या है? तो बैंक एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है, पब्लिक से पैसा लेकर उनके पैसे को डिपॉजिट करना, संभाल कर रखना। ठीक है, और उन पैसे अब बैंक संभाल के तो रखेगी, तो बैंक कमा कहां से रही है भाई? बैंक आपको एक सिक्योरिटी, पूरा घर में 10 लाख रुपए रखोगे तो चोरी होने का डर रहेगा, रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन बैंक में रहता है तो कोई टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैंक में सिक्योरिटी है, 24 आवर सिक्योरिटी है, सर्विलेंस है। ठीक है, आसपास पुलिस वाले हैं, तो भाई कोई टेंशन नहीं होता, अपन चैन की नींद लेते हैं। तो भाई बैंक उसके लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं करता क्या? जनरली देखा जाए तो कुछ चार्ज नहीं करता है। कहोगे सर करता है, एटीएम चार्ज, मोबाइल मैसेजिंग चार्ज, ठीक है वो सब छोटी मोटी चीजें हैं, वो एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है तो उसका चार्ज करती है। बट आपने जो बैंक में पैसा डाला है, फ्री में सिक्योरिटी करवा रहे हो? नहीं, बैंक यहाँ पे आपको खेल गई, आपको पता भी नहीं चला। बैंक कोई भी संस्था फ्री में काम नहीं करती है। अब बैंक को अगर आपने 10 रुपए दिया है, ठीक है, रखने के लिए कि भाई ले 10 रुपए रख, और जब मैं जरूरत होगा, जब मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। अब बैंक क्या उसको आपका ठेका ले रखा है क्या? उसको दे दिए और जब मांगोगे तब 10 रुपए वापस कर देगा? वो क्या आपका नौकर है क्या आपका? तो नहीं बैंक, लेकिन हाँ बैंक एक्ट लाइक अ नौकर, क्योंकि वो जो 10 रुपए आप बैंक को देते हो ना, बैंक वो 10 रुपए आपका रखता थोड़ी ना अपने पास, तुरंत उस 10 रुपए में से क्या करता है, 70% पैसा, मतलब 7 रुपए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। किसमें? म्यूचुअल फंड में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद लोगों को लोन दे देता है। मान लो किसी बंदे को 7 रुपए लोन दिया, अब 7 रुपए लोन दिया और मांगेगा कितना, ब्याज ले रहा है उससे। अब भाई लोन देगा तो इंटरेस्ट भी तो लेगा। अब 7 रुपए उसको दिया तो उससे बोला कि भाई तू 7 रुपए ले, बट जब तू लौटाएगा हर मंथ इस 7 रुपए पे मुझे इतना % दे। तो मतलब 7 रुपए इसको देकर, और बैंक को मिला कितना, जब वो वापस किया लोन अमाउंट तो मिल गया मान लो 15 रुपए इंटरेस्ट लगाकर। ठीक है, अब 15 रुपए बैंक के पास आ गया और 3 रुपए यहां पहले से बचा था, तो 15 3 18 रुपए। तो आपका जो 10 रुपए है बैंक ने किस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया 18 रुपए में। अब जब भी उससे तुम मांगोगे तो 10 रुपए तो आपको वापस कर देगा, और आपके 10 रुपए से बैंक ने कमा लिया 8 रुपए। क्या करेगा? इसी से तो बैंक चलेगा, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह देना है ना, बिजली बिल देना, जो इतने लोग रखे हैं सर्विलेंस का पैसा देना, वो इसी 8 रुपए में बैंक कमाता है। तो इस तरीके से बैंक आपके पैसे को यूज करके दूसरे को लोन देना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, है ना। और अब पूरा पैसा अगर ऐसा नहीं होता है मैंने कि भाई एक ही दिन में 10 पूरे लोग आ गए और पैसा मांगने लग गए, तो बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। अगर आज मान लो ये बैंक है, इसमें 10 15 20 लोगों ने क्या किया, पैसा डाला आज, और जैसे आपने सबने पैसा डाला, बैंक क्या करता है, उसका 70% के आसपास पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है ताकि उससे कमाई हो पाए। अब मान लो एक साथ कल या परसों सबके सब पहुंच गए, ला भैया मेरा पैसा वापस कर। अब बैंक जब इन्वेस्ट करता है, किसी को लोन दिया है, तो भाई लोन महीने 2 महीने सालों में पैसा आता है। अब बैंक ने तो दे दिया, अब सबके सब एक साथ पहुंच गए तो बैंक तो कंगाल, बैंक बोलेगा है ही नहीं पैसा, कहां से दे। ऐसा कितनी बार कई बैंकों के साथ हुआ है। तो इस चीज को दूर करने के लिए आरबीआई जो हमारा नेशनल बैंक है ना, ये हर बैंक को क्या बोलते रखा कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व करके रखो अपने पास, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट और जिसको लोन देना है दो। अचानक से पब्लिक अगर आ जाती है तो एटलीस्ट इतना पैसा तो होना चाहिए कि आप, चलो सबने 10-10 हजार रुपए मांग रहे हैं, 10 हजार नहीं तो सबको 5-5 हजार ही अभी दे देते हैं, कल बुला के दे देंगे, लाइक दैट। एक अमाउंट स्टॉक करने के लिए आरबीआई एक रेगुलेशन एक्ट लेकर आई, और उसके तहत ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स है। बैंक की दिवालियां हो गई, पैसा ही नहीं है, बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आने में 1-2 साल लगेंगे, तब तक कस्टमर हम मांगेगा ना अपना पैसा, हमको दो वापस। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं जिसमें बैंक फंसी है। बट ठीक है, अपन आरबीआई ने इस चीज को ठीक करने के लिए एक स्टॉक अमाउंट हर बैंक को कह दिया कि रखो और वापस कर देना। क्लियर हो गया? आई होप आपको बैंकिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। तो बैंक एक संस्था है जिसका काम क्या होता है, पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करना, जब मांगे जब चाहे विड्रॉल उनको दे देना विद द हेल्प ऑफ चेक के थ्रू, एटीएम के थ्रू, मोबाइल यूपीआई के थ्रू, और उन पैसे से अगर बैंक चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, किसमें, स्टॉक में, है ना, किसी को लोन देने में, ये सब, यही सब है पूरा बैंक का एक काम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके,
चलिए, अब यहीं पे यही सारे लिखा है कि बैंक एक कंपनी है, एक संस्था है, मींस एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो कोई भी कंपनी जो बैंकिंग की तरह इंडिया में काम करता है, लेन देन वाला काम करता है, पैसा लेना देना, उसको इन्वेस्ट करना, ये सारी संस्थाएं किसके अंडर आएंगी? बैंकिंग के अंडर आएंगी। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया ये स्लाइड में क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही था इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। आपको बैंक के बारे में थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर होनी चाहिए, फिर आगे की चीजें तो धड़ाधड़ चलेंगे अपन स्पीड से। ठीक है, तो देख लो, एक सिंपल मॉडल आपके सामने यहां रखा हूं किस तरीके से बैंक काम करता है। तो ये डिपॉजिटर यानी हम कस्टमर हो गए, हम आम जनता हो गए। ठीक है, हम कस्टमर हो गए। हमने क्या किया, देखो एग्जांपल एक दिया है यहाँ, बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया है किस तरीके से बैंक अपना काम करता है, कमाई करता है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया। तो हम कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट यानी पैसा डाला, कितना? 200 रुपए डाला। अब भाई बैंक इसमें एक ऑफर भी देता है, सारे बैंक। अब भाई क्यों बहुत लोग एसबीआई में डालता है, कोटक में पैसा नहीं डालता, या बहुत लोग आईसीआईसीआई में डालते हैं? भाई सब बैंक तो एक ही जैसा है, किसी में भी डाल दो। लेकिन नहीं, इसमें भी खेल होता है भाई, हर बैंक को कस्टमर ज्यादा चाहिए। तो कस्टमर को लालच देने के लिए कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि भैया आप हमारे पास पैसा रखो, है ना, इतने दिन तक पैसा अगर रखते हो तो हम आपको इतना % इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे। कोई बैंक कहता है 2%, कोई बैंक कहता है 1.5%, कोई बैंक कहता है 2.5%। ठीक है, अब बहुत ज्यादा भी लालच नहीं दे सकते हो क्योंकि आरबीआई आपके अब्बा ऊपर बैठे हुए, आरबीआई का रेगुलेशन आपके ऊपर है कि इससे ज्यादा लालच आप नहीं दे सकते हो। हर बैंक को भाई मोनोपोली हो जाएगा ना, एक ही बैंक राज करने लग जाएगा। गवर्नमेंट कोई बैंक हो, भाई हम 10% दे रहे हैं, प्राइवेट वाले तो बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई एक रेगुलेशन एक्ट लगा के रखा है आरबीआई ने, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा भी लालच नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये XYZ कोई बैंक है जिसका कहना ये है कि अगर आप हमको पैसा दोगे, डिपॉजिट अपना पैसा हमारे बैंक में रखोगे तो हर महीने हम आपको 2% इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस करेंगे। अब 200 का 2% कितना हो गया? 2 रुपए मान के चलते हैं। ठीक है, 4 रुपए के आसपास। तो अब 200 आपने जमा किया। ठीक है, अब एक महीने बाद जब पैसा निकालोगे तो बैंक आपको कितना देगा? 2% ब्याज के साथ। देखो 202 रुपए, यस, 200 का 2% 2 ही रुपए होता है, तो 202 रुपए। तो 2 रुपए का फायदा होगा, तो कस्टमर भी खुश, ओ भाई रखे रखे मेरे पैसा, भाई 2 रुपए भी फ्री का, बड़ा मेहनत नहीं लगा तो क्या है। अभी तो 200 रुपए देख रहे हो, जिनके पास लाखों पैसा होता है भाई, 10 लाख किसी का बैंक में रखा हुआ है, तो 10 लाख का 2% हर महीने मिल रहा है आपको, बैठे बैठे 30,000 की कमाई कर रहे होगे। अब 10 लाख का 2% 30,000 नहीं है, जो करोड़ों में होते हैं, बहुत लोग टैक्स भी भरते हैं, करोड़ों में जिनका बैलेंस होता है, बहुत लोग तो बैठे बैठाए खाते हैं यार। 1 करोड़ रुपए बैंक में डाल दिए, हर महीने उनको 30-40 हजार रुपए ब्याज आ रहा है। काहे 30-40 हजार का नौकरी करने जाएगा, बैठे बैठाए 30-40 हजार आ रहा है, पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से। तो XYZ एक बैंक है जिसने कहा है कि हमारे पास अपना पैसा रखिए तो हर महीने हम आपको 2% ब्याज के साथ वापस करेंगे। तो ये कस्टमर भैया खुश हो गए, इन्होंने 200 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास 2 रुपए आया कहां से? फ्री में थोड़ी ना आया, कहां से 2 रुपए बैंक के पास आया? तो बैंक क्या करेगा? अब वो आपका जो 200 रुपए आया ना, उस 200 रुपए के साथ खेल खेलेगा। बैंक ने क्या किया? बोरोवर्स को, बोरोवर्स यानी जिनको लोन की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे कस्टमर्स जिनको पैसे की जरूरत है उनको बोरोवर कहा जाता है, जिनको लोन की जरूरत होती है। तो बैंक ने क्या बोला कि ठीक है भैया, मैं तेरे को 200 रुपए दे रहा हूं। बैंक ने लोन दिया इस बोरोवर को, कितना? 200 रुपए, और उससे बोला क्या? तेरे को 5% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, पर मंथ। तो ये 200 रुपए ने लोन दिया, तो 5% अगर जब लौटाएगा, कितना लौटाएगा? 205 रुपीज बैंक के पास। और बैंक ने मान लो इसको वापस कर दिया 202 रुपए, तो बैंक के पास कितना बच गया? 205 में से 202 गया तो 3 रुपए। ये 3 रुपए, यही है बैंक की पूंजी, कमाई। अब इसी 3 रुपए के साथ बैंक अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा, बिजली बिल, सैलरी देगा, मतलब सैलरी हो गया, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और जो प्यून स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हो गई, कैमरा का चार्ज हो गया, सर्विलेंस का, ये सब इसी में से चलता है। अब एक कस्टमर तो है नहीं जिसे 3 रुपए मिले, कितने हजारों कस्टमर, और 200 रुपए तो रखते नहीं है, लाखों लाखों लोग पैसा रखते हैं, कितना ब्याज मिलता होगा, अब आप सोच लो। तो दिस इज द मॉडल ऑफ बैंक। कभी सोचा आप लोगों ने बैंक कमाता कैसे है यार? तो ये तरीका है बैंक को कमाने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग का ही ये पार्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैंक एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैंक को समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम लोग बैंक कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम लोग मनी लेंडर्स कहते हैं, जमींदार।
ठीक है, याद आया पुराने 9th क्लास में सोशल में पढ़ते थे। समझाता हूं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नाम से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी चीजें जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जहां पे लोग फॉर्मल ड्रेस में आए, फाइल्स के साथ आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, पेपर वर्क हो, है ना, कस्टमर भाई एक सही तरीके से आए, एक ऐसा सिस्टम बना हो, उनको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जहां हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से काम कर रहा हो, ऐसे सेक्टर, ऐसी संस्था को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। और अनऑर्गेनाइज कहा होगा जहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई आपका अब्बा कोई नहीं, आप ही अपने अब्बे हो, ठीक है। तो लाइक दैट वो हमारा मनी लेंडर्स। अब जैसे मनी लेंडर्स जैसे क्या हो गया, आप समझो कि भैया आपका पड़ोसी बहुत पैसा, तो भैया आप गए बैंक से लोन लेने, है ना, एक बैंक इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप गए लोन लेने, तो बैंक के तो बहुत सारे चोचले हैं कि भैया अपना आधार कार्ड लाओ, अपना पासबुक लाओ, पुराना कितना तुम उधार कितना कमाते हो, फलाना ठिकाना, इतने सारे पेपर्स मांगेगा, पेपर्स को रिव्यू करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि भाई आपको कितना लोन मिल सकता है, आपको कितना देगा, कितने सारे कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें। बहुत लोगों के पास तो उतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं, तो लोग ले ही नहीं पाते बैंक से लोन। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे लोग होते हैं भाई, मनी लैंडर्स हो गया, जमींदार लोग हो गया, आपके फ्रेंड हो गया, ठीक है, कोई किसी एरिया का कोई नेता हो गया, कोई दुकानदार हो गया, है ना। तो उसमें क्या है कि भाई वो आपको जानता है, हाँ भाई ये पता है ये आदमी यहीं रहता है, ये दे देगा मेरा पैसा, तो मैंने चल भाई ठीक है, तेरे को कितना चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो भाई ये ले 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे देगा। हाँ जानता, पेपर वर्क एक कुछ नहीं, आधार कार्ड रखा रहेगा और एक साइन करवा ले कि हाँ भाई मेरे से तूने 10,000 रुपये लिया है और तू मुझे हर महीने 2% ब्याज के साथ चुकाएगा 1 साल के अंदर, लाइक दैट। एक लिखित रख लेता अपने पास, बाकी उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ मांगता नहीं है, ठीक है, और आपको दे देता है पैसा, कोई बिना डॉक्यूमेंट्स के, ज़्यादा एक आध डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और एक राजीनामा, बस एक लिखत हो गया, खत्म, आपको मिल गया। दिस इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और वही मनी लेंडर का दिमाग खराब हुआ, 4 महीने बाद बोला नहीं भैया 2 नहीं, हम तुमसे 4% ब्याज लेंगे। तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे, देना पड़ेगा, नहीं तो दमादम दे देगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा पेपर वर्क का लोचा है, बट आप डरो, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, जितना बोला गया है वो सारी चीजें फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है। आई होप आपको ऊपर से तो क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स, क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती हैं डेट आर फॉर्मली रजिस्टर्ड होती है, भाई सरकार के अंडर में काम करती है, रेगुलेट एंड ऑपरेटेड अंडर द लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय द कंट्री सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक अथॉरिटी कौन है भाई, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो बैंक्स हैं, जो बैंक्स काम करती हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स कहते हैं। भैया इनका रूल है, उन्हीं रूल के अंदर आपको काम करना होगा, तो आप आ जाओगे किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर है। दे इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ बैंक डेट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस व्हाइल एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो आरबीआई के अंदर काम करते हैं, और हमारे इंडिया के लगभग सारे बैंक्स, चाहे हम स्टेट बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, जितने भी बैंक हैं, कोई बैंक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब हमारे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और अंडर किसी सरकारी के अंदर काम कर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइज तरीके से करना होगा, हर चीज एकदम पेपर वर्क होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स बैंक। ओके, नाउ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक का, तो भैया रेगुलेशन एंड सुपरविजन के अंडर काम होता है। जितने बैंक वाले हैं ना, सबके ऊपर एक अब्बा बैठा हुआ है, भाई तुम क्या किससे कितना लोन ले रहे हो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसे मनमानी इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो, फिक्स्ड होता है। हाँ मानते हैं आप प्राइवेट सेक्टर हो, थोड़ा सबका ऐसा नहीं कि हम 200 रुपए दिए और 10% हुआ ब्याज, ऐसा अपने मन से नहीं कर सकते हो। तो भाई आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन है, भाई जनता के पैसे से ही तुम कमा रहे हो, भाई जनता जो पैसा आपके बैंक में रख रही है उसी पैसे को तो तुम देकर कमा रहे, जनता को ही लूटोगे, और वही जनता कभी लोन लेने आया तो तुमसे ज्यादा पैसा मांगोगे,
तो इसलिए आरबीआई तुम्हारा अब्बा बैठा हुआ है इन सबको रूल्स एंड सुपरवाइज और रेगुलेट करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी रखता है कस्टमर और बैंक के बीच में कि भैया कितना हमने दिया कितना लिया, लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इन लोग। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपके पैसा का एकदम प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है पैसे को। ऐसा नहीं कि भाई अरे कब जमा किया था पर्ची, ये कहाँ है, ये कब जमा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, जमा किया है तो डिटेल होगा। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे आपको डिपॉजिट कर पैसे का, अकाउंट्स, लोन का, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज, चेकबुक का, ड्राफ्ट बुक का, ये सब फाइनेंशियल सर्विस भी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैंक्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रोवाइड करता है जैसे आपको, जस्ट वेट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन इंडिया बैंक्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अपने इंडिया में ना बैंक को ब्रॉडली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक शेड्यूल बैंक में, एक आता है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। जरा समझते हैं इनको। शेड्यूल बैंक क्या होता है कि इज दैट विच हैज बीन इंक्लूड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिजर्व बैंक का 1934 में एक रिजर्व बैंक ने एक एक्ट लाया था, उनके सेकंड शेड्यूल में कुछ कंडीशंस लिखी है। तो अगर बैंक्स इन कंडीशंस को फुलफिल कर पाती है, जो भी बैंक्स आरबीआई के सेकंड शेड्यूल 1934 में जो एक्ट बनाया गया था उनके इन कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है या कर चुकी होती है, ऐसे बैंक को हम लोग शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। तो कंडीशन क्या था भाई इस शेड्यूल का, जरा समझते हैं कि इट हैज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। अगर आप एज अ बैंक, अगर आपने 5 लाख रुपए रिजर्व करके रखा है इमरजेंसी के लिए, अगर कस्टमर बहुत सारे एक साथ पैसा मांगने आ गए तो भाई चलो 5 लाख रुपए रिजर्व है, उसमें से निकाल के आप बांट दोगे, क्योंकि आप तो कस्टमर के पैसे को तो लोन में दे दिए हो ना, अचानक से सारे के सारे आ गए तो कहां से दे पाओगे। ठीक है, तो ऐसे बैंक्स जो इन कंडीशंस को फुलफिल करती है, आरबीआई के शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल को है ना 1934 में जो आया था, उसमें पहला कंडीशन क्या था कि 5 लाख रुपए तक का रिजर्व आपके पास हमेशा होना चाहिए। इट एंश्योर टू द रिजर्व बैंक दैट इज ऑपरेशन आर नॉट डिटरमाइंड टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। ठीक है, डिपॉजिटर का क्या इंटरेस्ट देना है वो सब हटा के, ठीक है, एक फिक्स्ड 5 लाख रुपया आपको डिपॉजिट अपने रिजर्व करके रखना है कि कभी इमरजेंसी पे आप उसका यूज कर पाओ। सेकेंड है, इट इज कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉट अ पार्टनरशिप और अ सिंगल ऑन फार्म। आपका बैंक जो है कोई एक अकेला मालिक ना चला रहा हो, या एक कोई फार्म ना, छोटा मोटा फार्म, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ काम कर रही हो, 2-4 सोसाइटी मिलकर उसको ऑपरेट कर रहे हो कि भाई। अब क्या होता है कि अगर मैं अकेला कोई बैंक ओपन किया हूं तो भाई मैंने 10 लाख रुपए लगा के एक बैंक ओपन किया, कस्टमर अपना पैसा जमा किया, अब अचानक से सारे के सारे, अब मैंने उन 10 लाख का मैंने इधर उधर इन्वेस्ट किया, अचानक सारे कस्टमर पैसा मांगने आ गए, तो मैं अकेला बंदा, अब मेरा जो सेविंग है, मेरे घर में जो पैसा है, मेरे पास सोने चांदी है, मैं उनको बेचकर भी उनका 10 लाख रुपए नहीं चुका पाऊंगा। बट अगर हम, मेरे जैसे 8-10 लोग हों, 8-10 लोग हों, सबका अपना अपना अलग अलग काम चल रहा हो, बैंक भी खोल के रखे हो, एक ऐसे कोऑपरेटिव बनाए जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो, ऐसे केस में कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आता है तो सब लोग मिलकर उतना अमाउंट इकट्ठा करके फिलहाल काम चला पाते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल अगर है तो आपका बैंक किसके अंदर आ जाएगा? शेड्यूल बैंक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द बैंक विच आर नॉट इंक्लूड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एक्ट एज अ नॉन शेड्यूल बैंक। और जो बैंक्स इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पाती हैं उनको हम लोग नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो सर जो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती है तो उनको परमिशन ही क्यों देना बैंक खोलने का? नहीं बेटा, देना पड़ेगा यार। कितनी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कितने ही लोग इसमें बैंक ओपन होगा भाई। जितना ज्यादा बैंक खुलेगा ना, देखो खुद सोचो ना, पहले जमाने में 1-2 बैंक हुआ करते थे, कितनी भीड़ होती थी, कितनी लाइन लगी होती थी यार, भीड़ होती थी, पेपर वर्क, मतलब पैसा निकालने के लिए परेशान हो जाते, सुबह से लेकर शाम को पैसे मिलते थे। 1-2 बैंक थे, ठीक है, क्योंकि उतनी ज्यादा कोऑपरेटिव हमारे पास नहीं थे कि इतने बैंक्स को अफोर्ड कर पाए। आज के टाइम पे देखो बहुत सारे बैंक्स हो गए,
कोऑपरेटिव्स अभी भी हमारे पास कम है, लेकिन हाँ अब सरकार को लेन देन सुविधाएं अच्छी देनी, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटीज देना है, तो सरकार क्या करती है, जो नॉन शेड्यूल्स बैंक है उनको भी परमिशन देती है, ठीक है, लेकिन उन पे कुछ दबाव डाल के रखती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन पे दबाव रहता है कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि आप शेड्यूल बैंक नहीं है। शेड्यूल बैंक सब कुछ कर सकता है, बट आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी कस्टमर से इतना पैसा नहीं इकट्ठा रख सके, लिमिटेशन डाल दिया कि आप हर कस्टमर से मैक्स टू मैक्स आप अपने बैंक में किसी कस्टमर का 50,000 रुपए ही रख सकते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ कंडीशन आपके ऊपर डाल देगा, बट आपको रहेगा, क्योंकि आप रहोगे तो क्या होगा, 10-15 बैंक रहेगा तो मोनोपोली नहीं रहेगा एक अकेला बैंक का, एक वो प्रॉब्लम। दूसरा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, कस्टमर फ्री हो जाएगा, इजी टू हैंडल हो जाएगा, है ना, पब्लिक के लिए भी पैसा निकालना, लेन देन आसान हो जाएगा। इसलिए बैंक नॉन शेड्यूल वाले को भी परमिशन देती है कि आप अपना वर्क कीजिए, बट आपके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से अलग रहेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल बैंक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, शेड्यूल बैंक्स के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो कॉमर्शियल काम करते हैं, लेन देन बिजनेस वगैरह में, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, रीजनल बैंक हो गए, या फॉरेन बैंक्स हो गए, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन शेड्यूल बैंक को समझते हैं। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। आरबीआई सेकंड शेड्यूल एक्ट 1934 का जो 2 कंडीशन है, जो बैंक वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो कहलाते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा भी है कि नॉन शेड्यूल बैंक्स आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये भी एक फाइनेंशियल संस्था होती है जो सेटिस्फाई करती है कंडीशन स्टिपुलेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करती है, बट कंडीशंस थोड़ा सा ज्यादा इनके ऊपर लोड रहता है। आज बीइंग लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल में भी एक्ट लिस्टेड है। एज अ रिजल्ट दे ऑपरेट अंडर डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक को जितनी सुविधाएं मिली होगी उतनी आपको आरबीआई के थ्रू नहीं मिली होगी, उतनी छूट आपको नहीं मिली होगी, है ना, बट हाँ आप एज अ आप वर्क कर सकते हो लाइक दैट, ओके। ठीक है, चलिए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं नॉन शेड्यूल बैंक का। जैसे इसमें भी आपको रेगुलेटरी स्टेटस लाइक नॉट लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल में ये लिस्टेड नहीं है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आरबीआई का दबाव ज्यादा रहता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ्टन हैव अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक के, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि नॉन शेड्यूल बैंक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो रेगुलेटरी स्टेटस लाइक दे आर नॉट लिस्टेड विद द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ्टन हैव लोअर मिनिमम पेड कैपिटल एंड ज्यादा खर्चा नहीं लगता, इजीली ये बैंक ओपन हो जाता है। साइज एंड रीच जनरली स्मॉलर साइज के बैंक्स होते हैं, ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस की बात करें, डू नॉट एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू द शेड्यूल बैंक। जैसे कि मैंने बताया जितनी फैसिलिटी आरबीआई जितनी छूट शेड्यूल बैंक को दिया है उतनी आपको नहीं मिलेगी। रेगुलेशन की बात करें तो सब्जेक्ट टू लेस स्ट्रिंग रेगुलेटरी ओवरसीट कंपेयर टू द शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक को जितनी चीजें दी गई होंगी उतनी आपको नहीं मिलेगी, उतने रेगुलेशंस उतने एक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे नॉन शेड्यूल बैंक के। अब देखो नॉन शेड्यूल बैंक ये 3 टाइप के होते हैं हमारे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, टिपिकली ऑपरेट इन अर्बन सिटीज और सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं। इनका काम होता है कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट, लोन प्रोवाइड करना, किसको, स्मॉल बिजनेस को, छोटे मोटे दुकानदार और इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो गांव में जो छोटे मोटे अजीब से नाम वाले बैंक होते हैं, है ना, रूरल एरिया में ही सिर्फ होते हैं, वो प्राइमरी सर्व एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, है ना, उनको लोन वगैरह देने के लिए काम करती है। और कुछ लोकल एरिया बैंक हो गए जिनको लैब्स कहा जाता है, ये विथ ऑपरेट विथ अ लिमिटेड एरिया, बहुत कम एरिया होता है, यूजुअली 3 कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट, 2-3 ही डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बैंक्स होते हैं। लाइक मध्य प्रदेश में आप देखोगे ना, अगर आप एमपी के हो तो एमपी के कुछ लोकल एरिया में तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं ना जिनका लोकल एरिया में, जिनका हो सकता है आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो ना उस डिस्ट्रिक्ट में 2 ही 3 बैंक हो, उसके बाद और पूरे इंडिया में वो बैंक हो ही ना, तो लाइक दैट, ठीक है। तो एम टू प्रोवाइड सेविंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी, उस एरिया के लोगों को, लोकल लोगों को उनका सेविंग प्रोवाइड करना और लोन वोन देने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, क्योंकि हर बड़ा बैंक हर छोटे छोटे जगहों पे पहुंच नहीं सकता, तो ये जो छोटे मोटे बैंक है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है नॉन शेड्यूल बैंक, भाई क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है शेड्यूल बैंक चलाओ, तो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, भाई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो लोगों को,
भाई एक पहले जब एग्जांपल दिया था ना, एक दो बैंक था तो कितनी प्रॉब्लम होती थी, अब इतने सारे बैंक्स हो गए, इतने सारे, चाहे नॉन शेड्यूल बैंक है चाहे शेड्यूल बैंक है, अब लोगों को इतना दिक्कत नहीं होता लोन लेने के लिए, लाइन लगाए रखो, आराम से मिल जाता है, आराम से तुमको मैनेजर बुला के कैबिन में बात करेगा, एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि हर बैंक, बड़ा बड़ा बैंक के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी चीज़ों को करे, लोकल बैंक्स आपको जानता है, आपको समझता है, आपके चीज़ों को देख सकता है, उस एरिया को सर्च कर सकता है, इसलिए आपको इजीली लोन देगा। रूरल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि भाई रूरल एरिया के लोग पैसा रखेंगे, लेन देन करेंगे, बैंक के पास भी, बैंक भी कमाएगा, रूरल एरिया भी के लोग भी कमाएंगे, तो रूरल एरिया भी डेवलप होता है इस तरीके से, ठीक है। एक और आता है पेमेंट बैंक्स होते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया जैसे एग्जांपल है इसका, टू एक्सपेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया की जो बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक, आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, शेड्यूल बैंक इन्होंने खोल दिया, नॉन शेड्यूल बैंक खोल दिया, शेड्यूल बैंक पे इनका पूरा कंट्रोल है, नॉन शेड्यूल बैंक को उतनी छूट नहीं दी गई है, इसके अलावा भी दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बच्चा लोग है ना, और हर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है हमारे एरिया में, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों को भी प्रोवाइड करना, ताकि लेन देन जितना ज़्यादा कंपनी में हमारे कंट्री में लेन देन होगा, उतनी अपनी इंडिया की इकोनॉमिक उतनी बेस्ट होती जाएगी, उतना पैसे का हिसाब लोगों के पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा, ठीक है। तो और सुविधाएं देने के लिए बैंक ने पेमेंट्स बैंक अलाउ कर दिया, ठीक है, अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को और एक्सपेंड करने के लिए आरबीआई ये काम करती थी, ठीक है। अब क्या क्या है भाई, उनका काम क्या है, स्मॉल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना, लाइक जैसे अपना याद करो शुरू में पेटीएम आया था, है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक ही है ना, वॉलेट में रख लेते थे हम लोग पैसा, कुछ पैसा, है ना, फिर आया था एयरटेल बैंक, है ना, फिर हमारा उसका भी आया था, क्या बोलते हैं, पुराने वोडाफोन बैंक्स, है ना, तो ये सब हमारे पेमेंट्स बैंक है भाई, इनका कोई सेंटर वेंटर टाइप का मेन ऑफिस टाइप का नहीं, जाके भाई मोबाइल से ही सब हमारा काम, वही हमारा खाता, वही हमारा सब, लाइक दैट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पेमेंट बैंक। छोटे मोटे आपको जब बहुत ज्यादा पैसा आप नहीं रख पाओगे इसमें, और बहुत ज्यादा एक बार में निकाल भी नहीं पाओगे, लिमिटेशंस इनके ऊपर जोरदार होता है, बट हाँ छोटे मोटे लेन देन के लिए आपको एक फ्रीली घर बैठे सुविधाएं प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लो इनकम हाउस होल्ड लोग हैं, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, माइग्रेंट्स लेबर हो गए, इन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेमेंट बैंक्स। अब इससे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख तक का आप इनके खाते में अपना पैसा रख पाओगे। पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक प्रोवाइड अ रेंज ऑफ पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विस टू द कस्टमर, लाइक पैसा आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लो, दुकानदार को पेमेंट कर लो, किसी दूसरे रिचार्ज कर लो, ये कर लो, बिजली बिल अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल कर लो, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें की सुविधा देती है। नो लैंडिंग मतलब लैंडिंग, लोन अलाउ नहीं कर सकता ये बैंक जो होते हैं ना, किसी को लोन नहीं दे सकता भाई, खुद के पास आने दूसरे को कार लोन दोगे, लाइक दैट, ठीक है। नो क्रेडिट कार्ड्स, इनके कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है कि भाई आप पैसा यूज, लाइक क्रेडिट कार्ड इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ लोन सिस्टम ना, दैट्स वाई क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं देगा। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, लीवरेज टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड वाइड स्पेस सर्विसेज। भाई अब ऑनलाइन हो रही सारी चीजें, तो आपको एक बहुत सारे ऑनलाइन सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल जा रही है, आप घर बैठे आप देख सकते हो अपने अकाउंट ओपन करके कि भाई कितना पैसा आया, कितना गया, है ना, ये सब चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं आपको बहुत अच्छा ये बैंक प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 19 अगस्त 2015 में ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुछ इन पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिए गए थे 2015 में, ठीक है, कितने अभी तो बंद भी हो गए इनमें से। तो 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने इन बैंक्स को लाइसेंस दिया था कि एज अ पेमेंट बैंक आप काम कर सकते हो। तो आदित्य बिरला नीवो हो गया, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विस हो गया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, फिनो पे टेक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, टेक महिंद्रा, वोडाफोन, ठीक है, पेटीएम वेटीएम का भी नाम इसमें नहीं है, बाद में रजिस्टर, पेटीएम आई थिंक 18-19 में रजिस्टर्ड हुआ था, है ना। तो ये सब हमारे पेमेंट्स बैंक हो गए। ओके, आगे चलते हैं। तो अब इनको देखो, इनका कुछ कंडीशंस होता है कि क्यों सरकार पेमेंट्स बैंक इन छोटे मोटे बैंक्स को भी देती है, हाँ एज ए बैंक आप यूज करो। तो इन प्रिंसिपल लाइसेंस इज वैलिड फॉर 18 मंथ, तो इनको सिर्फ 18 मंथ के लिए क्या करते हैं, परमिशन लाइसेंस देती है आरबीआई। 18 महीने के लिए इन बैंक्स को आरबीआई लाइसेंस देती है कि भैया 18 मंथ आपको भाई ये जो पेमेंट बैंक है एयरटेल, ये भी तो अपना एक तरीके का बिजनेस है ना। तो आरबीआई क्या कहती है कि भैया मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं, ठीक है, 18 दिन के लिए
सॉरी 18 मंथ के लिए आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं। 18 मंथ में आप जितने कस्टमर को जोड़ सकते हो, जितनी कमाई आप कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है ना। विद इन विच एंटिटीज मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, दे आर नॉट अलाउड टू एंगेजिंग इन बैंकिंग एक्टिविटीज विद इन द पीरियड। अभी 18 मंथ के अंदर कुछ कंडीशंस आरबीआई आपको देती है जो आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है, तभी आपको आगे कंटिन्यू करने देगी, बैंकिंग सर्विस आपको उतना करने देगी, अदरवाइज नहीं। तो आरबीआई विल कंसीडर ग्रांट फुल लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आफ्टर सेटिस्फाइड दैट द कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। तो 18 महीने के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा, उस 18 महीने में आरबीआई के कुछ कंडीशंस होंगे, उनको फुलफिल करना है, उसके बाद आप आराम से अपने पूरी बैंकिंग जो एक्टिविटीज है वो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी होते हैं, ठीक है, नाम से भी समझ आया, फाइनेंस प्रोवाइड करना। यहाँ पे लेन देन का काम नहीं होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का हमारा बैंकिंग के टाइप से हो जाएगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका काम फाइनेंस करना, जैसे लाइक क्या फाइनेंस कर देना, जैसे आपकी कार फाइनेंस कर देना, आपकी बाइक फाइनेंस कर देना, लाइक दैट, ये सारी चीजें। अब भाई आप एक कार लेने गए, टैक्स कट जाएगा, अब 10 लाख की एक कार लिए, तो भाई देखो जो भी कार खरीदता है ना, पैसे वाले लोग मतलब जो है, तो चाहे थे उनके पास इतना पैसा तो होता कि भाई एक बार में 10 लाख रुपए दे के कंपनी से उठा लिया हमने कार, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि अगर एक बार में आप 10 लाख रुपए पे करोगे ना, तो भैया ये दिक्कत आपको भी हो जाएगा और जो ले रहा है उसको भी हो जाएगा, दोनों को टैक्स भरना पड़ जाएगा दबाकर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, फाइनेंस करा, 5 लाख या 2 लाख रुपए जमा कर देंगे और अब 5 साल के लिए फाइनेंस करा देंगे, धीरे धीरे पैसा हर महीने कटता रहेगा। मैक्सिमम लोग यही करता है, कोई भी एक बार में देकर कोई भी गाड़ी वगैरह कोई भी बंदा इंडिया में एक बार में देकर पैसा नहीं खरीदता है, सब फाइनेंस कराता है। तो ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं जो ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करती है। लाइक घर खरीदना है तो भाई 20 लाख का घर है, तो मैंने 5 लाख रुपए दे दिया, और बाकी 15 साल तक आराम से हर महीने भरता रहूंगा विथ इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, देखो घर आपने किससे खरीदा, समझो इस कॉन्सेप्ट को समझो जरा, है ना, ये ए, ये आप हो और आप ये बी बंदे से, है ना, आप घर खरीद रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। क्या परचेस कर रहे हो, 20 लाख रुपए का घर, 20 लाख का घर खरीद रहे हो। तो आपने क्या किया कि भाई इसको एक बार में तो आपने 5 लाख रुपए तो इसको दे दिया हैंड कैश, ठीक है, बाकी का जो 15 लाख रुपए है उसके लिए आपने थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया। अब भाई इसको बी को तुरंत पैसा मिल जाएगा भाई, अब ऐसा थोड़ी नहीं जब तक आप पैसा दोगे फिर ये इसको नहीं, आपने 15 लाख रुपए का क्या किया, फाइनेंस करा लिया। तो ये एक बैंक क्या करेगी, ये बैंक तुरंत इसको 2 दिन के अंदर इसको 15 लाख रुपए दे देगी, इसको अपना 20 लाख रुपए मिल गया, ये निकल लेगा। अब आपका डील इस बंदे से नहीं है, खत्म, इसका काम खत्म, इसको बंदे को मिल गया पूरा 20 लाख। अब आपका डील चलेगा ये फाइनेंस बैंक से, क्योंकि अब ये 15 लाख रुपए जो है आप कैसे इसको एक बार में लौटाना होता तो इसी को नहीं दे देते, कहा इसको इंक्लूड कर। तो अब ये 15 लाख क्या करोगे आप, हर महीने मान लो आप 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, है ना, हर महीने आप इसको दोगे, है ना। अब इसमें क्या होगा कि आपने 10 साल 5 साल तक दिया, अब 5 साल में मान लो हर महीने 15,000 दे रहे हो, मान लेते हो, तो आपने 5 साल में इसको कितना दे दिया, 18 लाख रुपए। इसने इसको कितना दिया था, 15 लाख, बाकी बचा हुआ 3 लाख जो है इस बैंक का प्रॉफिट। तो इस तरीके से फाइनेंस बैंक अपना कमाई करती है, समझे, क्लियर हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम क्या होता है, ये डिपॉजिट और ये सब का काम नहीं होता, इसका काम होता है जस्ट लेंडिंग, है ना, लोन प्रोवाइड करना, डिपॉजिट्स का काम करना, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द टाइप ऑफ नाइस ऑफ बैंक विथ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कैन प्रोवाइड बेसिस बैंकिंग सर्विस, छोटे मोटे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लेंडिंग। द एम बिहाइंड दिस प्रोवाइड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेंटेन करना, जो पैसे का लेन देन है ना अपनी कंट्री में, उस चीज को और अच्छा बनाने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। इकोनॉमी जिससे इकोनॉमी अच्छा हो पाए, इकोनॉमी में दिक्कत ना आए, अदर जैसे स्मॉल यूनिट्स हो गए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, इनको लोन वगैरह फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इनको भी सेम है, आरबीआई ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अप्रूवल ऑफ फॉलोइंग 10 एप्लीकेंट्स टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द गाइडेंस ऑफ लाइसेंसिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर, है ना, इनके लिए भी गाइडेंस इशू करती है। इनको भी लाइसेंस कौन देती है, आरबीआई ही देती है, ठीक है, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। एयू फाइनेंस बैंक हो गया, इसका एग्जांपल होगा, देखो ना ऊपर ही है, एयू फाइनेंस बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, दिशा हो गया, माइक्रोफार्म, फिर आईआईएफएल हो गया, आईआईएफएल बैंक हो गया, फिर ना बजाज हो गया,
है ना, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सब बैंक हमारे इसमें आएंगे, सूर्योदय हो गया, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल्स है आपके बुक में दिए हुए हैं, ये सब कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। ओके, चलिए अब इनका जब प्रिंसिपल अप्रूव ग्रांटेड, इनके लिए भी 18 महीने का लाइसेंस देता है। 18 महीने के अंदर अपने कंडीशंस, तब तक आप बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, 18 महीने का आपको मिलेगा लाइसेंस। उस बीच आप जितने कस्टमर इकट्ठा कर सकते हो, उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आरबीआई के, उनको फॉलो कर लेते हो तो देन आफ्टर आपको बैंकिंग एक्टिविटी करने को मिल जाता है। ठीक है, अंटिल रेगुलेशन लाइसेंस इज इशू द एप्लीकेशन कैन नॉट अंडरटेक एनी बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाओगे, इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं सर्विस प्रोवाइड करना वगैरह वो सब कर पाओगे। 18 मंथ तक आपको मौका मिलेगा, लाइसेंस दिया जाएगा, आरबीआई के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कीजिए, उसके बाद आप जो करना है करिए रूल के अंदर, अब्बा ऊपर बैठा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है। शेड्यूल बैंक क्या होता है, आरबीआई रेगुलेटरी एक्ट 1934 शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए रिजर्व होना चाहिए, और कोऑपरेटिव इंडिविजुअल या फार्म लोग बैंक ओपन ना करे, बल्कि कोऑपरेटिव मिलके बैंक ओपन करे, है ना। तो ऐसे कंडीशंस है तो आप शेड्यूल में आओगे, नहीं है तो नॉन शेड्यूल में आओगे। तो इनका जरा कंडीशंस देखते हैं। तो रेगुलेटरी लिस्टिंग की बात करें तो शेड्यूल बैंक जो है सेकंड शेड्यूल के साथ आरबीआई के साथ एक्ट होती है, नॉन शेड्यूल हमारा लिस्टेड नहीं होता है। ठीक है, एसेस ऑफ आरबीआई फैसिलिटीज की बात करें तो शेड्यूल बैंक्स के बाद फुल्ली फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रेफरेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है आरबीआई शेड्यूल बैंक्स को। नॉन शेड्यूल बैंक्स को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दे पाती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ये बैंक चलाने के लिए शेड्यूल बैंक के लिए कितना है भाई, मिनिमम हायर मिनिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व, जितना चाहे उतना रख सकता है। नॉन शेड्यूल को लोअर प्रोवाइड होता है। रेगुलेटरी सुपरविजन की बात करें, शेड्यूल बैंक को बहुत सारा रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंसेस वगैरह मिलता है, किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से। वही नॉन शेड्यूल को मिलता है बट थोड़ा कम मिलता है। क्लियर है, चलिए तो हमारा अभी तक जो क्लास चल रही थी वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे ही था। सब बैंक था, भले छोटा हो बड़ा हो, पेमेंट हो चाहे फाइनेंस, सब बैंक था। तो बैंक है तो भाई फाइनेंस अपना क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, हमारे मनी लैंडर्स, दोस्त यार ये सब होते हैं जिनसे पैसा मांगना, लाइक दैट। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक एनकम्पेस अ रेंज ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंस। इनफॉर्मल फाइनेंस मतलब कोई लिखा पढ़ा ही नहीं होगा, बस बोलचाल में काम चल रहा है, इंक्लूडिंग जैसे मनी लैंडर्स हो गए, छोटे मोटे शॉप्स हो गए, इनफॉर्मल सेविंग ग्रुप्स हो गए, उनसे लोन लेना, ऐसे ही सारी चीजें हमारी इसमें अंदर आती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स का, तो लैक ऑफ रेगुलेशन, इसकी कमी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी होती है, जो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर आप उन ऐसे लोगों से पैसा लिए। अब मैंने किसी दोस्त से पैसा लिया भाई 2 साल में लौटाऊंगा, और वो 6 महीने में मांगने लग गया, है ना, ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कहाँ से लाके दोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई फॉर्मल तरीके से काम नहीं हो रहा है। पर्सनलाइज सर्विसेज, ठीक है, ऑफन प्रोवाइड हाईली पर्सनलाइज सर्विस बेस्ड ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। मतलब इनका जो सर्विसेज है वो आपसे कितना गहरा दोस्ती है। भाई अच्छा दोस्त है तो 2 साल 3 साल में, भाई 3 साल में लौटाना, और उतना अच्छा दोस्त नहीं है भैया 6 महीने के अंदर पैसा चाहिए, इतना ब्याज लूंगा, बहुत ज्यादा दोस्ती है, अरे भाई तू ले ले, ब्याज नहीं चाहिए, तू रख, 3 महीने बाद लौटाना, कोई दिक्कत नहीं, लाइक दैट, ये सब होता है। हायर इंटरेस्ट रेट, या बिना डॉक्यूमेंट के लोन लेने जा रहे हो तो मनी लेंडर इनसे तो इंटरेस्ट तो मांगेंगे दबा के। बैंक क्यों, बैंक के पास चले जाओ ना, बैंक कम 2% पे दे रही है, ये 6-6, 7-7% इंटरेस्ट लेते हैं, फिर भी लोग इनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जिनको बैंक लोन नहीं दे पाएगी, आपके पास इतनी सारी चीज़ें कुछ हैं नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, तो क्या करोगे, ऐसे लोगों को भी तो पैसे चाहिए, तो उसके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है। लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, जैसे कि ऑलरेडी कितनी देर से डिस्कस कर ही रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कितने टाइप के अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, तो मनी लैंडर्स, वही जमींदार लोग से पैसा लेना, पान शॉप, शॉर्ट टर्म्स लोन अगेंस्ट कोलेट्रल, छोटा मोटा कुछ चीज़ देकर, लाइक किसी दुकान में गए, राशन की दुकान पे अपना ज्वेलरी दे दिए, ले भाई रख ले 10,000 रुपये, ज्वेलरी का कीमत क्या है, तो दुकानदार ने तौला कि भाई 5 ग्राम है, 10,000 रुपये हुआ, तो मैं तेरे को 8,000 रुपये देता हूँ, इतने दिन के अंदर लौटा दे, इतने इंटरेस्ट के साथ, और ले जा, ऐसे गिरवी रख के कुछ चीज़ें ऐसे हो गया। चिट फंड्स वगैरह हो गए, 8-10 लोग मिलकर क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, मान लो कि 10 लोग हैं गए, किट्टी पार्टी वगैरह, यार समझ लो यार, बताओ मम्मी लोग से पूछ लेना, सब बहुत तेज होती है। ये 6-7 लोग मिलकर क्या किए, 10,000 रुपये सबने इकट्ठा किया, एक बॉक्स में डाला, और उस बॉक्स में सबका नाम रहेगा, चिट डले होंगी, तो भाई बोलेगा कि चिट उठाइए, तो चिट हमने उठाया, चिट खोला, जिसके भी नाम का चिट होगा
तो इस ये जो पैसा, इस महीने जो पैसा इकट्ठा हुआ था, इस जिसके भी चिट का नाम आया उसको वो लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो सब लोग मिलकर इस तरीके से, इसका नाम आ गया तो इसको भाई कम ब्याज में लोन मिल गया, उसी तरीके से फिर किसी दिन इसका नाम आ गया, किसी दिन इसका नाम आ गया, तो आपस में ही दोस्त लोग ऐसा चिट फंड वाला काम करते हैं। रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन, ROSCS हो गया। इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, मेंबर कंट्रीब्यूट अ पूल ऑफ फंड, टेक टर्न रिसीविंग द पूल्ड अमाउंट, ऑपरेट अ म्यूचुअल ट्रस्ट बेसिस विदाउट द फॉर्मल रेगुलेशन। दोस्ती यारी मिलकर इस तरीके से काम करना। किट्टी पार्टी वगैरह वाला ही इसका एग्जाम्पल होगा। किट्टी पार्टी भी 2-3 टाइप के होते हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल है। अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है, अनरजिस्टर्ड NGOs वगैरह जैसे हो गए ना, कुछ छोटे मोटे NGO हैं, वहाँ पैसा है उनसे लोन ले लेना है ना, वो ब्याज फिर लौटाना, तो ये सब इसके अंदर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब देखो नॉन फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं NBFCs, इसके बारे में भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक 2-3 स्लाइड और बचा है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। नहीं, ये टॉपिक, ओहो अभी टॉपिक बड़ा है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि है काफ़ी बड़ा टॉपिक। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, तो ठीक है करते, जहाँ तक हो पाता है करते, कोशिश करते हैं, कस्टमर तक तो पहुँच ही जाते हैं। तो NBFC स्टैंड फॉर नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज होती है, डेट वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्रिएट किया गया है। कंपनी एक्ट RBI का ही होगा, ये 1956 टू प्रोवाइड एक्सेस टू द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। तो पुअर जो सेक्शन है सोसाइटी के, उनको भी फंड प्रोवाइड करना, उन लोगों के लिए NBFCs गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कराया गया है। थ्रू NBFCs परफॉर्म मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ बैंक्स, देयर आर मेनी डिफरेंसेस। देखो बैंक की तरह काम करता है, बट बहुत डिफरेंस है एक बैंक और NBFCs में। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे कितना क्या क्या डिफरेंस है। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट इन द मैनर ऑफ, जिस तरीके से बैंक कस्टमर का पैसा रखती है NBFCs नहीं कर सकता। NBFC कैन नॉट इशू चेक, जैसे बैंक चेक इशू कर सकता है, NBFCs नहीं कर सकता। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं NBFCs के साथ। नॉर्मली NBFC इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन देना, एडवांस पैसा देना, एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, स्टॉक, बॉन्ड, इस सब में पैसा इन्वेस्ट करना, या आपके स्टॉक को रख कर इसके बदले आपको लोन देना, ये सब काम करती है। हायर परचेस, लीजिंग करना, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस वगैरह में हेल्प करना। इसका एग्जाम्पल हो गया चिट फंड, रोजेक्स वगैरह, आर द एग्जाम्पल ऑफ NBFCs। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है भैया एक बैंक और एक NBFCs में, जरा हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए, NBFCs कैन नॉट कलेक्ट डिपॉजिट, NBFC जो है पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता पब्लिक से, वहीं बैंक कर सकता है। NBFCs कैन नॉट इशू चेक, इशू नहीं कर सकता है, बैंक कर सकता है। NBFC कैन नॉट इशू डिमांड ड्राफ्ट, एक चेक टाइप का ही होता है, क्लास 10th में आप डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ोगे, है ना, एक चेक टाइप का ही होता है, ऑन डिमांड आपको पैसा मिल जाता है, भले आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लाइक। ठीक है, तो इस तरीके से डिमांड ड्राफ्ट NBFC नहीं इशू कर सकता है, बैंक कर सकता है। NBFC कैन नॉट इंक्लूड प्राइमरीली इन द एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में नहीं रहता है, इनको पैसा देता भी नहीं है ना, और बैंक वगैरह इन सबको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। NBFC कैन नॉट एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोवेबल प्रॉपर्टी, है ना, कोई ऐसे घर द्वार बना रहे उसके लिए पैसा वैसा देना, ये सब में नहीं लगती है, बैंक आपको देता है। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, बैंक करता है। वाइल बैंक आर इनकॉर्पोरेट अंडर द बैंकिंग कंपनीज, RBI के साथ इनकॉर्पोरेट करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वर्क करता है। NBFC इतने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो गवर्नमेंट का जो एक्ट है, वो कंपनी एक्ट जो होता है, नॉर्मल कंपनीज जो होती है उन एक्ट के तहत काम करता है। ठीक है, RBI एक्ट के साथ काम नहीं करता है। NBFC इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करवाना होता है, बट वो कंपनी एक्ट के साथ काम करता है, RBI के एक्ट उतनी इस पे फॉलो अप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आगे है क्या ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंसेस क्या है। तो भाई हमने चैप्टर स्टार्ट होते ही टॉपिक डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर फुल्ली फॉर्मल तरीके से काम होता है, इसके ऊपर अब्बा बैठे होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो मनाया करो, जितना मानो उतना पैसा मांगो, इंटरेस्ट लो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ के भी इस चीजों को समझ सकते हो, अपन ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर ही रखा है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इंटरमीडिएशन रोल। तो बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह रोल कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया था ना, ये बी था, ये ए था, आपने इससे एक घर परचेस किया 20 लाख रुपए का, आपने इसको 5 लाख रुपए तो तुरंत दे दिया, बाकी का 15 लाख आपने क्या किया, एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी क्या हो सकता है, कोई फाइनेंशियल बैंक हो सकता है जो इसको तुरंत 15 लाख दे दिया,
तो इसका 20 लाख कंप्लीट। अब आप जो 15 लाख रुपए हैं आप इसको एक बार बना देके छोटे छोटे मंथली वाइज में 20,000 रुपए पर मंथ या 15,000 रुपए पर मंथ धीरे धीरे चुकाओगे। तो बैंक रोल एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी, ठीक है। तो आप, ठीक है, एक एग्जांपल हो, एक और हो गया, कस्टमर क्या करता है, बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक उस पैसे को लोन देता है, लोन से इंटरेस्ट लेता है और फिर थोड़ा बहुत 5% इंटरेस्ट लेता है, 2% आपको देता है, बाकी प्रॉफिट रख लेता है। तो इस तरीके से बैंक एज अ इंटरमीडिएशन रोल की तरह काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बहुत प्यारा कुछ चीजें लिखा हुआ आपकी बुक में, वही मैं पढ़ रहा हूँ। अ बैंक लिंक्स टुगेदर कस्टमर दैट हैव सरप्लस मनी एंड कस्टमर विद शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। तो बैंक हेल्प करता है कस्टमर को उनके पैसे को अपने पास रखने के लिए और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, है ना। और बहुत लोग बैंक में पैसा रखने से सेविंग भी हो जाता है, जेब में पैसा रखोगे खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो और कभी दिक्कत हुआ तो एज अ लोन आपको बैंक पैसा भी प्रोवाइड करा जाता है। इन अदर वर्ड्स बात करें तो बैंक एनकरेज करता है पब्लिक को कि भैया आप अपने डिपॉजिट करो, बैंक में पैसा रखिए, बैंक में पैसा रखोगे तो एटलीस्ट कुछ पैसा सेविंग तो रहेगा कि इमरजेंसी पे काम आए, और कभी इमरजेंसी हुआ तो जरूरत पड़े तो हम आपके एक्स्ट्रा पैसा भी आपको एज अ लोन बैंक आपको दे देगा। दैट्स वाई बैंक आपको हमेशा ये सब चीज करना, बहुत सारे देखते हो एडवर्टीजमेंट चलता रहता है, हमारे बैंक में आइए, सरकार भी बोलती है खाता खुलवाइए। अभी एक एक्ट आया था ना 2000 आई थिंक 15 में मोदी बीजेपी आई थी, 2015 में बीजेपी आई थी, 19-20 में एक एक्ट आया था कि हर घर खाता अकाउंट। तो बैंक उसके लिए क्या किया, उज्ज्वला योजना आ गया कि घर घर में सिलेंडर बांटा, सिलेंडर के चक्कर में सब्सिडी आएगा, सब्सिडी के चक्कर में जिन्होंने बैंक में पैसा जमा नहीं करते थे उन्होंने भी बैंक का खाता खोला, ठीक है, वो भी सेविंग करने लगे। तो ये सब तरीका होता है से हम पब्लिक के पैसे को यूटिलाइज करके कमाना और हमें भी थोड़ा सा सेविंग प्रोवाइड करना, लाइक दैट, ठीक है। तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक का क्या रोल है हमारे, क्यों इनकी जरूरत है भाई, जितने भी हमारे कॉमर्शियल भाई, हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में, भैया मैं एज अ बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे लोन चाहिए ताकि मैं सामान खरीद पाऊं, बेच पाऊं। तो ये सब कहां से आएगा, पैसा नहीं है, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, दोस्त यार इतना पैसा नहीं दे रहा, तो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस, इजी टू कन्वीनियंस कि भाई चलो ठीक है 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप 5-5 हज़ार रुपए महीना तक देते रहना। इंटरेस्ट अर्निंग भी हो पाता है, बैंक पे इंटरेस्ट, अब पैसा रख रहे हो बैंक में तो उसके बदले बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो ये सब कुछ कॉमर्शियल बैंक के रोल्स एंड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बैंक हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार किस तरीके पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि किस तरीके से जो बैंक है ना हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, जरा बताइए। तो भाई तो एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, कैपिटल फॉर्म करने में बैंक जो है इकोनॉमिक के पैसा इकट्ठा करने में हेल्प करता है, ताकि उस पैसे से हम बाहरी देश से सामान खरीद पाएं, जरूरत की चीजें अपने पब्लिक को दे पाएं। तो कैपिटल फॉर्मेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको, नॉट ओनली फॉर द पब्लिक, गवर्नमेंट्स ऑल्सो। बीजेपी वाले भी आरबीआई से लोन लेते हैं, बहुत सारे नेता लोग भी लेते हैं फॉर देश चलाने के लिए, तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा इंक्लूजन होता है किसका, बैंक का, ठीक है। बाकी आप ये टर्म्स पढ़ सकते हो और अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं समझा दिया, इतना समझ में आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन को लोन देकर उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अब वो बिजनेसमैन अभी तो लोन पे जी रहा है, आगे चल के इतना ज्यादा पैसा कि वो कंट्री के इकोनॉमिक में ग्रोथ कर जाए, ठीक है। बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करने, भाई हर रीजन को एक बराबर आने में हेल्प करता है, लोन देकर, वहाँ के लोगों को लोन दे देकर, उनके पैसे को सेव कर करके उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो अच्छा करेंगे तो भाई देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। कंज्यूमर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है, लाइक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, टीवी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इन सब के लिए आपको लोन प्रोवाइड करना है कि चलो अभी आप ले लो। जैसे अब मैंने मेरा दुकान है टीवी का, पैसा नहीं है, 10 टीवी खरीदना है, तो मैंने लोन पे 10 टीवी ले लिया, बेचकर वापस कर दूंगा, तो भाई बिजनेस चला लिया, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से बैंक आपको कंज्यूमर्स को भी हेल्प करता है, ठीक है, टू इंक्रीज देयर बिजनेस। और बिजनेस इंक्रीज होगा, टैक्स भरोगे तो देश के पास पैसा आएगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्लियर है, चलिए करने वाले हैं कि बैंक में जो कस्टमर आते हैं उन कस्टमर के भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है, उन कस्टमर्स के भी कुछ राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एज फॉर द बैंक एंड बाय द बैंक ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, टोटली फोकस्ड ऑन द कस्टमर पार्ट ऑफ व्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखो महात्मा गांधी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कस्टमर को लेके, ध्यान से पढ़िएगा।
कि अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन अवर प्रीमाइसेस। भाई अगर प्रीमाइसेस की मतलब यहाँ कोई संस्था की बात की जा रही है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कस्टमर होते हैं ना, वो हमारे लिए देवता होते हैं, भगवान होते हैं। किसी भी दुकान की बात करें, चाहे किसी संस्था की बात करें, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, ठीक है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वो हम पे डिपेंड नहीं होते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास नहीं है तो उनके पास चले जाएंगे, बट वी आर डिपेंडेंट। अगर भैया हमको अपना दुकान चलाना है तो हम इन कस्टमर के वेट करते हैं कि भाई वो आए, कुछ खरीदे तो उससे पैसा आए, ठीक है। बट उनको जरूरत नहीं है हमारी, वो तो कहीं भी चले जाएंगे, बट हमें उनकी बहुत जरूरत होती है। ही इज नॉट एन इंटरप्शन ऑफ आवर वर्क, हमारे काम में कोई बाधा नहीं डालते हैं, वो हमारे काम का मेन मोटिव होते हैं, मतलब वही हमारे काम होते हैं, ठीक है। ही इज नॉट एन आउटसाइडर टू अवर बिजनेस, अपने हमारे बिजनेस के लिए कोई आउटसाइडर नहीं, वो हमारे बिजनेस का ही एक पार्ट होते हैं। वी आर नॉट डूइंग हिम अ फेवर बाय सर्विंग हिम, ही इज डूइंग, हम उनको फेवर नहीं कर रहे हैं कि, है ना, वो हम पे फेवर कर रहे हैं हमारा सामान खरीद कर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, है ना, कस्टमर के बारे में, जिनको महात्मा गांधी ने ये कुछ बातें कही थी, ठीक है। आई होप आपको कस्टमर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं द मीनिंग ऑफ कस्टमर, ठीक है। कस्टमर का मतलब क्या होता है? तो टू कॉन्स्टिट्यूट अ कस्टमर ऑफ बैंक, कस्टमर शुड हैव एन अकाउंट विद द बैंक। देखो अब कस्टमर, हम दुकानदार की, इन सब की कस्टमर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस कस्टमर की, जो बैंक से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसे कस्टमर जो बैंक में आते हैं, बैंक का काम करते हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम स्पेशली इस चैप्टर में उस कस्टमर के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया देखो कह रहा है कि जो कस्टमर होता है स्पेशली फॉर बैंक, उनका एक अकाउंट होना चाहिए, है ना, शुड हैव एन अकाउंट विद द बैंक, बैंक के साथ उनका अकाउंट होता है। शुड डील विथ बैंक इन इट्स नेचर ऑफ रेगुलर बैंकिंग बिजनेस, अपने बैंकिंग बिजनेस के लिए वो बैंक से डील करते हैं या करने वाले होते हैं। शुड डील विद द बैंक विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन फॉर हिज अकाउंट, मतलब कस्टमर को ऐसा नहीं भाई जब वो चाहे तब उनको चीजें मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटी वो चाहे वो फैसिलिटी बैंक द्वारा उनको मिलनी चाहिए। ये कुछ कस्टमर के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ कस्टमर, ठीक है। ये क्या काम होता है उनका बैंक में वर्क क्या होता है, वो क्यों बैंक जाते हैं, बैंक से क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिला है जो कि आपको समझना है, ठीक है। चलिए, एज सुन एज अ पर्सन ओपन एन अकाउंट विद अ बैंक ही बिकम अ कस्टमर ऑफ द बैंक। जब कोई पर्सन किसी बैंक में अकाउंट ओपन करता है तब वो बैंक का कस्टमर बन जाता है। ही इज एलिजिबल टू अवेल ऑल द सर्विसेज ऑफ बैंक, और उसके बाद जब अकाउंट ओपन करा लेता है उसके बाद बैंक की जितनी भी सर्विसेज होता है उन सारी सर्विसेज का फायदा उठा सकता है। कौन? वो कस्टमर जिन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन किया है। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट है बैंक हैज वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर हु हैज डिफरेंट नीड। बैंक के पास अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं जिनके नीड्स भी अलग अलग होते हैं। किसी का काम होता है कि भाई पैसा डालना, किसी का काम होता है पैसा निकालना, किसी का काम होता है बिजनेस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड लोन लेना, किसी का काम होता है बैंक एज अ गारंटी बनाना, है ना। तो ये सारे अलग अलग टाइप के बैंक्स कस्टमर एंड उनके नीड्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स बैंक। कस्टमर की ड्यूटी और उनके राइट्स क्या है टुवर्ड्स बैंक के लिए। तो पहला है कस्टमर राइट के बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, मेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स द बैंकर इन ब्रीफ आर अंडर। पहला कह रहा है अ कस्टमर हु हैज डिपॉजिट मनी कैन ड्रॉ checks on his account up to the extent of his credit balance or according to overdraft limit sanctioned by the bank। ठीक है, तो कस्टमर क्या है, कस्टमर के क्या राइट्स हैं। कस्टमर के राइट्स से पहला है कि कस्टमर हु हैज डिपॉजिट, वो कस्टमर जिन्होंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया है तो उनका अधिकार होता है कि वो जब चाहे उस पैसे को चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट के माध्यम से वो पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अ कस्टमर हैज राइट टू रिसीव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर कस्टमर चाहता है कि भाई मैंने इस पूरे महीने कितनी बार पैसा डाला, कितनी बार निकाला, कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ, उस स्टेटमेंट अगर चाहिए
तो कस्टमर का ये राइट है कि वो बैंक से ये स्टेटमेंट मांग सकें। अ कस्टमर हैज राइट टू स्योर द बैंक फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर्स ऑफ हिज चेक। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि कस्टमर का राइट है कि भाई बैंक जो भी पैसा कटा है कभी आपके अकाउंट से या कुछ एक्स्ट्रा आ गया है उसके बारे में अगर जानना चाहता है, या कभी कुछ गलत हुआ है किसी क्या वो कस्टमर ऑफ बैंक का, तो उसके बारे में बैंक को उसकी जानकारी उसको देना होगा। अ कस्टमर हैज राइट टू श्योर एंड डिमांड कंपनसेशन इफ द बैंक फेल टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अगर बैंक आप भाई अब आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, बैंक उन डाटा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। मतलब बैंक आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखे कि भाई आपके बैंक में कितना पैसा है, आपके पड़ोसी को ना पता चले, नहीं पता चला रातों रात गायब। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं कस्टमर के राइट्स है बैंक के टूवर्ड्स। ठीक है, जो आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं कस्टमर की कुछ, एक तो राइट्स हो गए, उनकी ड्यूटीज के बारे में। कस्टमर की भी कुछ अपने ड्यूटीज होते होंगे जब बैंक में वो जाते हैं। पहला है, इट इज ड्यूटी ऑफ कस्टमर टू प्रेजेंट चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द बैंक विद इन द वैलिडिटी ऑफ द चेक्स। ठीक है, तो भाई कस्टमर का पहला ड्यूटी ये है कि भाई आपको जब भी चेक के थ्रू पैसा लेना है तो जो बैंक का जो टाइम है ना, जो वर्किंग आवर्स है उसी बीच में आपको जाना है और अपने चेक को देकर उसके बदले पैसा लेना है। ठीक है, या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी हम देकर उसके बदले पैसा लें, चाहे वो चेक हो, ओवरड्राफ्ट हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स के बीच में जाए। और ध्यान दें, हर चेक की अपनी वैलिडिटी होती है। अगर किसी से आपने चेक लिया है तो उसमें डेट लिखा होता है कि ये इतने दिन तक वैलिड रहेगा, जनरली 3 मंथ तक। ऐसा नहीं 3 महीने बाद लेके जा रहे हो चेक को भजाने, तो ऐसा नहीं है। आपकी ड्यूटी है कि वर्किंग आवर के बीच में जाकर अपने चेक को भजा लीजिए। सेकेंड है, अ कस्टमर मस्ट कीप द चेक बुक इशूड बाय द बैंक इन अ सेफ कस्टडी। तो बैंक ने जब आपने अकाउंट ओपन कराया है तो बैंक ने आपको एक चेकबुक और पासबुक वगैरह दिया है, तो कस्टमर की ड्यूटी होती है कि भैया उसको संभाल के रखे ताकि कोई और उसका यूज करके पैसा ना निकाल पाए। ठीक है, इन केस ऑफ थेफ्ट और लॉस इट इज ड्यूटी टू द कस्टमर टू रिपोर्ट द मैटर इमीडिएटली टू द बैंक। अगर कभी बाय चांस अगर वो चेक या चेकबुक या पासबुक चोरी हो जाता है कस्टमर का, या एटीएम चोरी हो जाता है, तो जल्द से जल्द उसका ड्यूटी होता है कस्टमर का कि जल्द से जल्द अपने बैंक को इन्फॉर्म करे ताकि बैंक उस पर स्टे लगा पाए। ठीक है, अ कस्टमर शुड फिल द चेक विथ एटमोस्ट केयर। ठीक है, कस्टमर की ड्यूटी होती है कि जब भी वो कोई डिपॉजिट के लिए जो फाइल भरे या कभी चेक पैसा निकालने के लिए चेक भरे, तो उस कस्टमर की ड्यूटी होती है कि बहुत सोच समझ के, अच्छे से पढ़ समझ के उसको फिल आउट करे। ठीक है, if a customer find any forgery in the amount of check issued by him, it should then immediately report to the bank। भाई चेक में जैसे कभी कभी होता है किसी बंदे से तुम उधारी ले रखे हो, गए उससे पैसा मांगने, वो बोल रहा है भैया पैसा नहीं है, अब तुम उस पर जिद नहीं, भाई तुम तो बोले थे आज दो, नहीं तो हम कल से कांड कर देंगे। तो बंदे ने उसके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है, उसने कहा कि जो हाँ कोई बात नहीं भाई ये ले मैं दे दे रहा हूँ, उसने एक चेक बना के आपको दे दिया। अब गए वो अगले दिन आप गए वो चेक को भजाने, तो सामने वाला बोल रहा है भैया जिसका चेक है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तुमको तो उल्लू बना दिया, तो ये चेक बाउंस। तो ऐसा हो तो भाई जल्द से जल्द बैंक को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जिसका चेक है ना, मतलब जहां से लाए हो चेक, उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो ये सब आपकी ड्यूटीज होती है जो कि आपको इन्फॉर्म करना होता है बैंक्स को। ठीक है, आगे ड्यूटीज ऑफ बैंकर्स टुवर्ड्स कस्टमर। अभी तक हम देख रहे थे कस्टमर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या थे टुवर्ड्स बैंक। अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले बैंक की भी अपने कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज होते हैं टुवर्ड्स कस्टमर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनर्स कस्टमर चेक इफ तो दे आर प्रॉपरली ड्रॉन। सबसे पहला काम होता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई भी चीज पैसा डिपॉजिट करने के लिए जो फॉर्म भरता है या कोई भी लोन लेने के लिए कोई फॉर्म भरता है, तो बैंकर जो बैंक का अधिकारी है उसका फर्ज होना चाहिए कि भैया उसको चेक करे सही भरा है या गलत भरा है। अगर गलत भरा है तो उसको गाइड करे। ठीक है, तो ये बैंक का काम होता है। ठीक है, द कस्टमर हैज बैलेंस टू हिज क्रेडिट और हैज अरेंज फॉर एन ओवरड्रॉ लिमिट। तो बैंक अगर कस्टमर चाहता क्रेडिट मतलब लोन लेना चाहता है तो उसके लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सब चीजें प्रोवाइड कराना, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना, ये बैंक अधिकारी का काम होता है। देयर इज नो लीगल बार और रिस्ट्रिक्शन अटैचिंग द कस्टमर फंड्स। ठीक है, कोई भी ऐसा लीगल नहीं है कि लीगल
बार नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जितना पैसा चाहे आप ले सकते हो आपके क्रेडिट के अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई आपके रूल्स एंड रेगुलेशन या कहा जाए रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना। बैंक को ऐसे नहीं भाई हम आपको नहीं देंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको समझाना होगा चीजें, तो ये एक बैंक अधिकारी का काम होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या आएगा? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बैंक टू अबाइड बाय द स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू ऑफ द कस्टमर इन मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट ऑन हिज बिहाफ ऑफ सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी पेमेंट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑटो पेमेंट कर देते हैं, याद है आप लोग को शायद पता होगा ऑटो पेमेंट क्या होता है। जैसे या हम ऑटो पेमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे हमको कभी अमेजोन या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक से कटता है पैसा। बैंक क्या करता है, उस पैसे को नेटफ्लिक्स वाले को देता है हमारे अकाउंट से पैसा लेकर। तो बैंक का काम होता है कि भैया जब भी आप कोई प्रोसेस करो बैंक के थ्रू, तो बैंक जल्द से जल्द उसका प्रोसेस को आगे बढ़ा दे ताकि आपको उसका सुविधाएं मिल पाए, ठीक है। लाइब्रेरी की फीस भरना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, तो ये ऑनलाइन भर रहे हो, कैसे? बैंक के थ्रू हो रहा है। तो बैंक का ये काम होता है कि जल्द से जल्द आपके काम को आगे बढ़ाए, थर्ड पार्टी को दे दे, ठीक है। ये हमारा इसमें आ जाएगा। सेक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट की क्या बोलते हैं? सेक्रेसी मतलब उनका ख्याल, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना कि भाई किसी को पता ना चले कि भाई कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है, पर्टिकुलर कस्टमर के पास कितना पैसा है। नहीं तो भैया इधर उधर बता दोगे तो डाका डल जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। तो बैंक अधिकारी का ये कानून क्या बोलते हैं, एक फर्ज होता है कि कस्टमर की सिक्योरिटी स्पेशली फॉर द बैंक अकाउंट उसका ख्याल रखे, ठीक है। When a banker is required to give evidence in the court, अब कह रहा है the bank owes a contractual duty not to disclose the customer financial position to others without his consent। तो मतलब बैंकर, कभी भी कोई बैंकर, बैंक का अधिकारी एक पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल दूसरे कस्टमर को नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में दे सकता है, जैसे कोई लीगल काम, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है, किसी पुलिस को जानकारी चाहिए, है ना, इस केसेस में आपको देना पड़ेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। वही सर लिखा है कि अगर बैंकर इज रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस टू द कोर्ट, ठीक है। व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी है, तो भैया किसके अकाउंट में कितना पैसा है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना, इस केस में बता सकता है आपके बैंक का सरकार को। व्हेन देयर इज क्लियर प्रूफ ऑफ ट्रीजन ऑफ द स्टेट, है ना, हमारे पास, हमारी कंट्री के पास कितना एक्चुअल में पैसा है, ठीक है, उसकी जानकारी कैसे पता चलेगा? जितने आदमी के अकाउंट में पैसा है उसको कैलकुलेट करके सब चीजें। व्हेन कंसेंट इज गिवन बाय द कस्टमर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एग्जांपल टू अदर बैंक और लेंडर। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे एक बैंक से दूसरा बैंक वाला अगर किसी दूसरे बैंक से पूछ रहा है कि भैया ये कस्टमर का अकाउंट था आपके बैंक में, आप जरा डिटेल दो, तो ये नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन अगर कस्टमर बोला हाँ आप दे दीजिए, कस्टमर के कंसेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमर ने बोल दिया हाँ आप शेयर कर सकते हो, देन फिर वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट है ग्रैनिश ऑर्डर, मतलब कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया बैंकर को कि भैया आप अपने कस्टमर की सारी जानकारी दीजिए, कितना अकाउंट है, कितने आपके बैंक में कितने अकाउंट्स हैं, सबके अकाउंट में कितना पैसा है, तो बिल्कुल बैंकर को ये चीज करना पड़ेगा विदाउट एनी कस्टमर कंसेंट, ठीक है। राइट्स ऑफ द बैंकर टू सेट ऑफ, लाइक अ बैंकर हैज राइट टू एडजस्ट हिज आउटस्टैंडिंग ड्यूज इन द नेम ऑफ कस्टमर फ्रॉम हिज क्रेडिट बैलेंस ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट ही इज मेंटेनिंग विद द बैंक। तो भाई ये बैंक अधिकारी का काम होता है कि आपके जो क्रेडिट सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, कि भाई कितना गया, कितना आया, कहाँ गया, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, ये एक बैंक अधिकारी का काम होता है। टू चार्ज इंटरेस्ट कमीशन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ सर्विस द बैंकर हैज रिटेन्ड द कस्टमर एजेंट ट्रस्टी। भैया जैसे आपने बैंक से क्या क्या आधार कार्ड, क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड ले रखा है, मोबाइल सर्विस ले रखा है, तो बैंक का ये अधिकार है कि उसका जो सर्विस चार्ज होता है बैंक जब चाहे मतलब जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, मंथली में 10 रुपए 20 रुपए वो काटना चाहे तो काट सकता है, ठीक है। टू रिटेन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कस्टमर अंटिल द ड्यूज ड्यू टू फ्रॉम हिज हैज बीन पेड, ठीक है। क्या कह रहा है? टू रिटेन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कस्टमर until the dues due from him has been paid, right to, मतलब जैसे किसी ने लोन ले रखा है ना, मान लो बैंक से एक बंदा है बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, क्या लिया? होम लोन ले रखा है। तो भाई जब तक वो पूरा का पूरा कस्टमर पैसा चुका ना दे तब तक बैंक उसको क्लियरेंस लेटर, जिसको हम लोग एनओसी भी बोलते हैं, क्लियरेंस लेटर नहीं देगा। ये भी बैंक का अपना एक काम होता है, उसके अपने राइट्स होते हैं। जब तक पैसा नहीं चुकाओगे तब तक आपको क्लियरेंस नहीं देंगे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बस तो यहीं तक था आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने टोटली कस्टमर के बारे में बात किया कि किस तरीके से कस्टमर का क्या काम होता है, कस्टमर किस तरीके से भगवान होते हैं किसी बैंक या किसी संस्था के लिए, कस्टमर के भी अपने कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बैंकर के जो अधिकारी हैं उनका भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर, जिसमें हमने ऑनर्स कस्टमर चेक बात किया, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बात, सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात किया, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर अगर आता है उससे रिलेटेड बात किया, बैंकर्स के राइट्स के बारे में बात किया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। बैंक को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो देखो, हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना, इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं अपन आरबीआई होता है। हमारे इंडिया के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है ना, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको अपन सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। अब ये जो आरबीआई है ना, इस आरबीआई के अंदर 3 टाइप के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ठीक है। अब हम इन तीनों की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक में हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर की हम बात करें तो इसमें नेशनलाइज बैंक हो गया, फिर स्टेट बैंक हो गया, जैसे एसबीआई या उसकी सब्सिडरी जो बैंक है वो सब आ जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो इसमें इंडियन और फॉरेन दोनों में आता है, ठीक है। तो इंडियन की बात करें तो ओल्ड बैंक्स, न्यू बैंक्स, लोकल बैंक्स, मतलब जो भी हैं ये सब इसमें कंसिडर हो जाएंगे। वहीं पे रीजनल रूरल बैंक का है तो आपको पता है आपके छोटे मोटे गांव में बहुत सारे रीजन के वाइज पे अलग अलग बैंक होते हैं, जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में ही वो बैंक होते हैं और कहीं आपको देखे दूसरे रीजन में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बैंक को अपन रीजनल या रूरल बैंक कहते हैं, ठीक है। फिर हम कॉर्पोरेटिव बैंक की बात करें तो कॉर्पोरेटिव नाम से समझ में आ रहा है, कुछ ग्रुप्स ऑफ लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बैंक को ऑपरेट करते हैं, उसको कॉर्पोरेटिव बैंक करते हैं। जैसे स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, फिर पब्लिक क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, पीएससीज वगैरह, है ना, तो वो सब यहां पे आएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट यार, जरा मैं चेक कर लूं। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया की जो बैंक है, बैंक इन इंडिया आर क्लासिफाइड आर एज फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ओनरशिप। हमारे इंडिया में जो बैंक है ना, वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, लाइक बैंक का ओनरशिप किसका है, ठीक है, इसके बेसिस पे किया गया। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आरबीआई बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है, कंट्री का नेशनलाइज बैंक है, होली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा इसको, इस पे किसका पावर चलता है, इंडिया के गवर्नमेंट की पावर चलती है, जिसकी सरकार उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल करता है, हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और हमारा आता है नेब्राड, ठीक है, नाब्राड भी कहते हैं। तो नेब्राड जो है वो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, जो किसानों को ना क्या करता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए थोड़ा फंड प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, किसान के पास पैसा होगा तब तो वो अनाज ग्रो करेंगे तो भाई देश के इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो भाई देश ग्रो होगा, ठीक। जाहिर सी बात है, हम लोग देखते किसान के पास इतना पैसा होता नहीं, थोड़ा बहुत ये तो नेब्राड का पूरा काम है कि भैया आपको रूरल डेवलपमेंट पे करना है, मतलब रूरल एरिया में किसानों की हेल्प करना है, तो इसके लिए बनाया गया है नेब्राड। ये भी आरबीआई के अंडर ही काम करती है, बट ये भी एक अलग सी संस्था है। अब नेब्राड के अंदर भी छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, लोकल बैंक्स कनेक्टेड होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि एग्रीकल्चर, किसानों को क्या करना, हेल्प प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ लोन और लो क्रेडिट रेट, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो नेब्राड का सिंपल ये एक एपेक्स बैंक है, जो जितने भी एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग होती है डायरेक्ट या जो इनके जो बेनिफिशियरीज बैंक हैं, जो इनसे पार्टनरशिप बैंक्स हैं, उनको एग्रीकल्चरल चीजें करती है। साथ ही ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, किसको, किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ताकि भाई कम से कम खर्चा में किस तरीके से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर पाए, ये सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। छोटे मोटे जो रीजनल बैंक्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि भाई किस तरीके से आपको किसान को ट्रेनिंग करना है, उनको समझाना है, उनको लोन प्रोवाइड करना है, ताकि और समझाना है कि किस तरीके से लोन वापस आ पाएगा। ये सारा काम कौन करता है, नेब्राड संभालता है, ठीक है। एक्सिम बैंक एक होता है जिसका काम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जाहिर सी बात आपको पता है इंडिया में काफी चीजें इंडिया से बाहर जाती हैं और काफी चीजें इंडिया के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इन सब में भी क्या होता है, भाई हम शिप से कोई सामान अपना भेज रहे हैं, भाई शिप से कोई सामान भेज रहे हैं और रास्ते में शिप डूब गई, शिप चोरी हो गया, तो हमारा सामान तो गए हो,
तो इस केस में क्या होती है, जो एग्जिम बैंक्स होती है ना, ये फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने टाइम कोई सामान वगैरह शिप डूब जाती है, कुछ ऐसा चोरी हो जाता है, तो ये जो बैंक्स है ना वो इस सब चीज का ख्याल रखती है कि भैया अगर फाइनेंस करा लीजिए, अगर कुछ होता है तो उसका पैसा हम सरकार देगी, हम बैंक वाले देंगे। तो इसके लिए एग्जिम बैंक बनाया गया है, जो कि पूरा का पूरा इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरा संभालती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें किसका काम होता है, एग्जिम बैंक का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे करके जितने भी हमने अभी टाइप्स पढ़े थे ना, वन बाय वन करके इन सारे टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये एक सेंट्रल बैंक है और अपनी कंट्री का, और कहा जाए इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश किया था, और आरबीआई सुपरवाइज ऑपरेशन ऑफ ऑल बैंक। जनरली क्या है, सारे बैंक का रूल्स एंड रेगुलेशन का काम पूरा, मतलब जो बैंक्स, नए बैंक्स अगर आपको खोलना है ना, तो आरबीआई से आपको परमिशन लेना होगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा आपको बैंक चलाने के लिए। तो कहा जाए तो अब्बा ऑफ ऑल द बैंक। ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, न्यू करेंसी को मार्केट में लाना, या कंट्री के इकोनॉमिक को मेंटेन करके रखना, ये सारा काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। और इसको कौन रूल करता है, हमारी गवर्नमेंट इस पे रूल करती है। ठीक है, अब आरबीआई का गोल क्या है भाई, अगर आरबीआई एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या होता है, कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को बनाए रखना, ताकि कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो होते रहे, जिससे क्या हो, देश का ग्रोथ होता रहे। तो इसका जो मेन गोल क्या है, ये कंपनी बनाई, ये संस्था बनाई क्यों गई, आरबीआई बनाई, सबसे पहला जनरेट, मेंटेन एंड प्रोमोट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम। पब्लिक को यकीन दिलाना कि भैया आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है, आप पैसा का लेन देन कीजिए, सेविंग कीजिए, बैंक हमसे लोन लीजिए, लोन चुकाइए, तो इस सब में क्या होगा, देश की ग्रोथ ही होगी। दूसरा, इन्वेस्टर को प्रमोट करती है कि भाई आप हमारी बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, हम विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो पैसा आएगा थोड़ा आप रखिए, थोड़ा हम रखेंगे। तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, टाइमली इंस्टीट्यूशन को जब जरूरत हो तब लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारी चीजें, इन्वेस्टर्स को लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर को हेल्प करना अपना पैसा रखने के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े आप निकाल पाओ, उससे थोड़ा बहुत हमारा भी, बैंक का भी फायदा हो जाएगा, देश की इकोनॉमिक का भी फायदा हो जाएगा। तो ये सब पूरा काम होता है हमारा आरबीआई का। दूसरा है एंश्योर दैट फाइनेंशियल मार्केट आर फेयर एंड एफिशिएंट। भाई मार्केट में फाइनेंशियल एक्टिविटी होता रहे, वो भी फेयर तरीके से, ऐसा ना हो किसी एक बैंक के पास बहुत पैसा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मोनोपोली नहीं होना चाहिए किसी एक बैंक का, सबको मेंटेन करके चलते रहना है, ये सब चीज पर इसका इसको ध्यान रखना पड़ता है। एंश्योर दैट रूल्स ऑफ द मार्केट प्लेस आर फॉलोड बाय द ऑल पार्टिसिपेंट्स। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है बैंक्स के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, जिसपे आप लोग को चलना है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि भाई कोई बैंक मनमानी करने लगे, भाई 1 लाख दिया और 1 लाख के बदले क्या मांग रहा है, 1 लाख के बदले साल भर में आपके ऊपर क्या ईएमआई वगैरह लोन लिया, आपने 1 लाख का लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट रेट डाल दिया 1 लाख का, डबल कर दिया सीधे। ऐसा नहीं कर सकता, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना होगा कि भैया 1 लाख का अगर आप लोन दिए हो, या आप कस्टमर एज 1 लाख का लोन लिए हो, तो आप 20%, 25%, 30% ही आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो बैंक तो मनमानी करने लगेंगी, तो उन सब पे रोक लगाना, उसको स्मूथ करना, ये सब काम होता है किसका, आरबीआई का। आरबीआई का फंक्शन देख लिया जाए तो पहला है मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, पूरे कंट्री का मॉनिटर करता है भाई कितना लेन देन हो रहा है। रेगुलेटर सुपरवाइज करता है हमारे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भाई ये जो पैसा फॉरेन में जाता है, डॉलर को रूपी, रूपी को डॉलर, और उन सब पे निगाह बनाए रखना, उसमें उसको क्या बोला जाए, उसको मेंटेन करना, उसको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना। इंश्योर ऑफ करेंसी, इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स को पब्लिक में लाना या विथड्रॉल करना, अनयूजेबल करेंसी को वापस ले लेना, नए करेंसी को मार्केट में लाते रहना, ताकि जो लोग छुपा के रख लेते हैं करेंसी कि भैया दबा के रख लेते हैं, तो हर 5 साल 10 साल में क्या करती है आरबीआई, करेंसी बदल देती है, ताकि जिनका पैसा छुपा के रखे हैं, है ना, वो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम करती रहती है। प्लेज अ डेवलपमेंट रोल, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे कंट्री का मेन जो चीज है इकोनॉमिक, पैसा, उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको रेगुलेट करना, फाइनेंस करना, उसको ऑपरेट करना कौन करता है, आरबीआई करता है, और उनके सहयोगी बैंक्स वगैरह करते हैं। इसलिए इसका रोल कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
नेक्स्ट है हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट collect all the taxes on behalf of government from individual, corporate, etc. due to government account for them properly and makes the dispersal payment to the different pay on behalf of government। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स सिस्टम लाती है भाई, अगर आप भैया आप अगर जॉब कर रहे हो, जैसे 18% टैक्स आ रहा है, या जो टैक्स अगर आप बैंक में इतना पैसा रखोगे 2 लाख से ऊपर अगर आपका बैंक में पैसा है तो भैया आपको टैक्स भरना होगा। वो टैक्स कौन लेता है? बैंक कट कर लेता है। तो बैंक का ये भी काम, सरकार जो भी टैक्स वगैरह तय करती है इंडिविजुअल के लिए या जो कंपनीज का जो अकाउंट है उन सब के लिए, वो क्या करती है? उसका टैक्स लेना, इनकम टैक्स फाइल करना, ये पूरा काम कौन करता है? हमारा बैंक्स करते हैं। ठीक है, बैंकर टू बैंक, बैंक से बैंक का भी इसका रिलेशन है। मेंटेन बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, जितने भी छोटे छोटे बैंक्स है जो इससे अप्रूव्ड किए हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स है जो इससे क्या बोला जाए, इसे परमिशन लेकर ओपन किए, उन सबका सिस्टम को संभाले रखना। लाइक अचानक से मान लो ऐसा, ये आरबीआई सबको परमिशन, आरबीआई जो मेन बैंक है, यही एक मेन बैंक है। मान लीजिए एक एबीसी एक बैंक है, ये बैंक चल रहा है, बढ़िया चल रहा था, काफी 5-6 साल से बढ़िया लेन देन हो रहा था इस बैंक में। अचानक से क्या हुआ, इस बैंक का पैसा खत्म हो गया। अब कस्टमर आया, भैया हमको पैसा दो, ये पैसा बोलता है ही नहीं, कहां से? तो इस केस में क्या होता है, आरबीआई इनको लोन देता है कि लो भाई, कस्टमर को रोकना नहीं है, कस्टमर को खुश रखना है। अगर कोई दिक्कत है तो हम आपको परमिशन दिए हैं तो हम आपको झेलेंगे, हम आपको संभालेंगे। कुछ दिक्कत होता है तो आरबीआई संभालती है क्योंकि उसने परमिशन दिया है। अगर कुछ कांड होता है, एबीसी बैंक कुछ कांड करती है तो भाई बात जाएगी आरबीआई पे, क्योंकि उसी ने अप्रूवल दिया था। तो कस्टमर सारे के सारे आरबीआई को पकड़ते हैं। तो आरबीआई इन सब चीजों को मेंटेन करके रखती है। उनके बैंक्स में उनके खातों को कस्टमर कितने हैं, उनके अकाउंट्स को पूरा मेंटेन करने का काम भी कौन करती है? रेगुलेट करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी। इंडियन रुपीज के जो वैल्यू है, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी $1 इज इक्वल टू कुछ 72 या 78 रुपीज चल रहा है। तो ये इंडिया के जो रुपी है ना, उसका लेवल मेंटेन करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? आरबीआई का। ठीक है, मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे रिजर्व आर सेविंग में जो रखती है कंट्री का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कहा जाए इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, उन सबको मेंटेन करने में हेल्प करती है। आरबीआई कलेक्ट स्टैटिस्टिक अबाउट द इकोनॉमिक इंडिकेटर। आरबीआई के पास डाटा होता है देश के इकोनॉमिक का, कि भाई तभी तो हम लोग डाटा निकाल पाते हैं कि इस बार इकोनॉमिक बढ़ी है या कम हुई है। आरबीआई ये सब का काम होता है पूरे देश के इकोनॉमिक के डाटा को कलेक्ट करना, उसको रेगुलेट करना, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई हो गया, अब्बा को पढ़ लिया हम, अब छोटे छोटे बैंक्स को पढ़ता है। कॉमर्शियल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, किसी इंडिविजुअल को या बिजनेसमैन को या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। कॉमर्शियल बैंक का काम ही होता है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करना या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, किसको? एक पर्सन को, एक कस्टमर को, एक बिजनेसमैन को या गवर्नमेंट को खुद। द प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को, प्रोवाइडिंग लोन एंड ऑफरिंग वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका मेन काम क्या होता है भाई? लोगों का अकाउंट ओपन करना, लोगों का पैसा सेव करके रखना, लोगों को लोन देना। ठीक है, और भी अदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस है वो सब प्रोवाइड करना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज, नेट बैंकिंग। ठीक है, तो की फंक्शन क्या होता है? कमर्शियल फंक्शन, कमर्शियल बैंक का जो मेन काम है वो क्या होता है? सबसे पहले था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लाइक डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, इन सबको क्या करना? एक्सेप्ट करना। भाई तुम बैंक में पैसा रखने जाते हो ना, वो पैसा रखती है ना, वही तो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है आपके पैसे के, आपको डिपॉजिट जो आप कर रहे हो बैंक में उसको एक्सेप्ट कर रही है। बहुत लोग अपना पैसे को फिक्स्ड कर देते हैं कि भाई 5 साल के लिए पैसा फिक्स्ड कर दो, उस पर बैंक बोलती है ठीक है आप 5 साल के लिए अपना 50,000 रुपए फिक्स कर दो, उसको आप 5 साल तक तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हो बट उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो 5 साल तक अगर आप 50,000 रुपए हमारे सब मेंटेन फिक्स करके रखते हो तो हम आपको इतना ब्याज देंगे। तो बहुत लोग फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट भी करते हैं कि भाई अभी रख लो, 10 दिन बाद मुझे चाहिए। तो ये सब भी सुविधाएं कौन प्रोवाइड करता है? कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करती है। लोन हो गया, लोन प्रोवाइड करती है एडवांस में। भाई आपको कार लेना है, लोन प्रोवाइड कर दे। आपको नया बिजनेस चालू करना है, लोन, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, ये सब काम होता है किसका? कॉमर्शियल बैंक का। एग्रीकल्चर लोन अगर कोई कॉमर्शियल बैंक कर रही है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन डिसाइड कर रहा होगा? नेबराड कर रहा होगा, क्योंकि नेबराड का काम ही होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे फोकस बनाए रखना। उनसे जो रिलेटेड जो बैंक है, जो एग्रीकल्चरल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल नेबराड के पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन लाइक कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय लैंडिंग मनी टू द बोरोवर।
ठीक है, कहां से क्रेडिट बना के बनाए रखना, कहां से जो लोन देती है, जो बैंक जो लोन देती है, तो उस लोन के बदले क्या बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बैंक के पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा होता रहता है। पेमेंट और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे आपको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाला, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। एजेंसी सर्विसेज दिलाता है, जैसे कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक, आपका किसी और का चेक आप लाके बैंक में भैया मेरे अकाउंट में ये चेक डाल दो, तो ये सब चेक सर्विस। बिल पेमेंट कर रहे हो आप किसी का, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सब कौन प्रोवाइड करता है भाई, कॉमर्शियल बैंक करती है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे यूट्यूब से हम कमा रहे हैं, मेरा बैंक है कॉमर्शियल बैंक, मेरा जो बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक है भाई। यूट्यूब से जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, अमेरिका यूएसए से आ रहा है, गूगल वहीं की कंपनी है। तो वो जो डॉलर में हम फिर यहाँ पे इंडियन रुपीज चेंज करा, ये सब फॉरेन एक्सचेंज को कौन संभाल रहा है, कॉमर्शियल बैंक संभालते हैं कि भाई इतना डॉलर मतलब इतना पैसा हमको कस्टमर को देना, कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेफ कीपिंग एंड लॉकर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। लाइक भाई आपका सोना चांदी को लॉकर में इकट्ठा, आपको पता है बैंक्स क्या, बैंक लॉकर भी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है बैंक से ज्यादा सिक्योर जगह इंडिया में कहीं नहीं है भाई। 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा, पुलिस का पूरा स्टाफ जो है वो सब भी पूरा वो रहते हैं, तो ये सब चीजें सुविधाएं मिलती रहती है। तो इसलिए लॉकर सर्विस वगैरह हो गए, ये भी प्रोवाइड करता है बैंक, ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे। याद है पेप्सी कंपनी की कहानी आपको मैं सुनाया था। पेप्सी कंपनी अपना जो रेसिपी है उसको बैंक में रखी है, किसी बैंक में, आरबीआई के पास, आरबीआई कहां इंडिया में थोड़ी ना, ठीक है, किसी बैंक के पास उसने रखा है भाई। पेप्सी में जो भी मिलाया गया वो रेसिपी भाई महीने में एक बार जाता है, रेसिपी देखकर जो भी उसका मालिक है फिर आता है, बनाता है चुपके से और बोलता है लो भाई बनाओ। तो लॉकर सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लाइक ऑफरिंग फाइनेंशियल एडवाइस देता है, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को, भाई कितना लो कितना दो, कहां से इकट्ठा करो, कंसल्टिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, ताकि वो अच्छा बिजनेस कर पाए, फाइनेंशियल मेंटेन कर पाए। तो ये सब काम होता है कॉमर्शियल बैंकिंग का। ठीक है, इकोनॉमी में क्या रोल होता है कॉमर्शियल बैंक का, इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमी में क्या इसका रोल होता है। तो पहला फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मतलब कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडिएशनरी काम करती है सेवरर्स बोरोवर्स के बीच में, फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ फंड इन द इकोनॉमी। भाई कैसे, भाई ये बैंक हो गया है ना, ये हम कस्टमर हो गए, ये कस्टमर हो गए, ये देश की गवर्नमेंट हो गई है ना। कस्टमर में क्या किया, कस्टमर में अपना पैसा डाला, गवर्नमेंट क्या है, कस्टमर के पैसे को गवर्नमेंट ने क्या किया, यूज किया, इन्वेस्ट किया, क्रिप्टो में डाला, लोन दिया, इंटरेस्ट आया, कस्टमर को इंटरेस्ट साथ लौटाया। तो ये क्या है, बैंक एक इंटरमीडिएटरी जैसा काम करता है, इंटरमीडिएशन जैसा काम करता है, बीच का बंदा। ठीक है, जो कस्टमर से लेता है, दूसरे को लोन देता है, उससे इंटरेस्ट लेकर कमाता है, बाकी कस्टमर को थोड़ा बहुत वापस कर देता है। ठीक है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करता है बिजनेस एक्सपेंड करने में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। भाई बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आई है तो जमीन खरीदने के लिए लोन लेगी किससे, इंडियन बैंक से, इंटरेस्ट देगी इंडियन बैंक को, जमीन लेगी इंटरेस्ट लोन लेगी, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदेगी उसके लिए लोन लेगी इंडियन बैंक से लेगी, इंटरेस्ट चुकाएगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन, कॉमर्शियल बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंप्लीमेंटिंग द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू देयर लैंडिंग एंड डिपॉजिट एक्टिविटी। भाई कितना बैंक, किसी बैंक के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना लोन गया है, इस सबको मॉनिटर करने का काम भी कौन करता है। और ये मॉनिटर रहेगा तब तो पता चलेगा कि इस साल देश की इकोनॉमी बढ़ी है कि कम हुई, ज्यादा लोन दिए हैं कि भाई ज्यादा क्रेडिट डिपॉजिट हुआ है, तब तो पता चलेगा। तो ये सब काम भी कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक वगैरह। ठीक है, अब लिखा है कॉमर्शियल बैंक कंसिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो कॉमर्शियल बैंक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक, इसके ऑनरशिप मतलब कौन, ऑनरशिप मतलब कौन मालिक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो दिस बैंक आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑपरेटेड बैंक हो गया, जैसे एसबीआई हो गया। ठीक है, द गवर्नमेंट होल्ड द मेजॉरिटी स्टॉक इन दिस बैंक। ज्यादातर जो स्टॉक है किसके पास होता है, किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, इसलिए इसका ओनरशिप किसको चला जाता है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, इंडिया में बात करें तो एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब। ठीक है, वहीं कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो फोकस ऑन सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट, इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, जो भी टैक्स वगैरह है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लाइक पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस स्पेशली इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया तक ये बैंक्स फैले होते हैं,
ताकि गांव के जो किसान हैं उनको लोन दे पाए, उनके पैसे को सेव करके रखे, इंटरेस्ट दे, ये सब काम करना। ऑफ्टन इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देश के इकोनॉमिक में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं। तो इसके ऑनरशिप कौन होते हैं? प्राइवेट लोग जो ओपन किए होंगे। द बैंक आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल। कोई भाई मुझे बैंक खोला, मैंने एक बैंक खोल दिया, तो मालिक कौन हुआ? मैं हुआ। मैं प्राइवेट, गवर्नमेंट आदमी तो मैं प्राइवेट आदमी हूं। तो ये ऐसे बैंक्स जिसको ऑन कौन कर रहा है, जिसका मालिक कौन है? आप खुद हो, एक पर्सनल इंडिविजुअल हो, सरकार ना हो, एक नॉर्मल बंदा हो, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। जिसके पास मेजॉरिटी स्टॉक जो होता है, किसके पास होता है? शेयर होल्डर जो होता है वो बंदा होता है। ठीक है, इंडिया में बात करते तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये बैंक है। एक इंडिविजुअल इसको क्या करता है? होल्ड करता है। ये सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन बैंक्स के ऊपर कौन है? अब्बा बैठा है आरबीआई, उसने परमिशन दिया इनको, इसलिए चला पा रहे हैं। तो ये भले गवर्नमेंट इंडिविजुअल है, लेकिन फॉलो इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे एसबीआई में देखो भीड़ लगी रहती है, जल्दी कोई चेक नहीं भज रहा है, तो भाई ये दिक्कत। ये प्राइवेट सेक्टर में इतनी सुविधाएं देखें भाई, एटीएम में जाके पैसा रख दो, अपने आप जमा हो जाएगा, भाई फिंगर लगा के पैसा निकाल लो, मतलब कितनी सारी सुविधाएं, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसीलिए इन सब बैंक में जाने में ज्यादा मजा आता है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। भाई सरकारी चीज है, स्लो होती है थोड़ी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतनी सुविधाएं देती हैं कि भैया फोन कर तो घर पैसा देके जाएंगे, आप घर आ जाते हैं भाई, लोन लेना हो तो। एसबीआई कभी नहीं आ रहा आपके घर, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इन बैंक से लोन लेना है, बस एक मिस कॉल कर दो, उसके बाद तो जब तक लोन नहीं लोगे तब तक ये घर आकर हाथ जोड़ पैर जोड़ के आपको लोन देंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा काम होता है। ऑफ्टन एम्फेसिस कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड, जैसे टेक्निकल इनोवेशन, जैसे मोबाइल में ऐप प्रोवाइड करना, ऐप्स में नए नए सुविधाएं, घर बैठे आप अपना नाम एडिट कर लो, आधार कार्ड अपडेट कर लो। पब्लिक सेक्टर इतना नहीं करती, पब्लिक सेक्टर फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन लिखिए, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, जिससे कस्टमर को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है बैंकिंग सर्विस करने में। यही होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फॉरेन बैंक का, फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं तो इसके ओनरशिप कौन होते हैं? दिस आर द बैंक आर हेडक्वार्टर इन फॉरेन, ऐसे बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर किसी फॉरेन कंट्रीज में, वो फॉरेन कंट्री की बैंक हमारे इंडिया में है, एंड ऑपरेट इन द अनदर कंट्री थ्रू ब्रांचेस और सब्सिडरी, या उनका कोई ब्रांच यहाँ पे चल रहा हो। जैसे हम बात करें सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, डिसुस बैंक हो गया, ये सब विदेशी बैंक है जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं। भाई विदेश के लोग भी तो हमारे इंडिया में हैं, तो उनको तो उनका अगर अकाउंट होगा वहां तो कैसे ऑपरेट करेंगे? इन बैंक्स में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इनका ब्रिंग इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस, इंटरनेशनल ताकि भाई दूसरे देश का कोई लोग हमारे कंट्री में आए तो उनको बैंकिंग सुविधा लेने में दिक्कत ना हो। भाई मेरा एसबीआई में बैंक है, मैं अमेरिका में गया, मुझे कुछ काम पड़ गया, एसबीआई बैंक में कुछ अपडेट करना है, तो मैं इंडिया आऊं, यहाँ आकर ढूंढूं एसबीआई बैंक, मिल ही जाएगा, हर जगह है, फिर अपना काम करो। इससे अच्छा क्या है भाई? अब यूएसए के लिए एसबीआई बैंक तो फॉरेन बैंक हुआ ना, तो एसबीआई बैंक यूएसए में भी है, तो वहां के लोग को वहां का, हम इंडिया में कुछ काम है, एसबीआई जाना है तो अपन वहीं पे एसबीआई ब्रांच से काम करा लेते हैं, अपने को इंडिया आने की जरूरत नहीं है। वैसे ही दूसरे देश के बैंक्स भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वहां के लोग अगर यहाँ आते हैं, वहां के कोई बिजनेसमैन यहाँ आके बिजनेस कर रहा, तो उनको क्या हो, बैंकिंग सुविधाएं इजिली मिल पाए। ठीक है, ये सब काम कौन करता है? हमारा फॉरेन बैंक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद आ गया कैटर टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक्सपेक्टेडिटीज, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को ये सारा काम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका पूरा कॉर्पोरेशन, उनकी बैंकिंग सिस्टम को यही सब संभालते हैं। फॉरेन कंपनीज जो फॉरेन बैंक्स हो गए, यही सब संभालते हैं। ठीक है, इनके ब्रांच बहुत कम होते हैं, टिपिकली है फीवर ब्रांच बट ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विस सच एज ट्रेड में, फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज और वेल्थ मैनेजमेंट का काम वगैरह करते हैं। बहुत कम ब्रांच है, जाहिर सी बात है, दूसरे कंट्री का कंपनी हर जगह थोड़ी ना, मुंबई में, अब अपने इंडिया में बात कर लेते हो, तुमको क्या लगता है अपने एमपी में कहीं नहीं होगा? मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे होगा, क्योंकि ये विदेशी लोग आते हैं तो एमपी में कहाँ, कौन से इलाके में आएंगे? दिल्ली आएंगे, मुंबई आएंगे, ऐसे बड़े बड़े शहर में आएंगे, तो वहां पे ये बैंक अपना ब्रांच खोल के रखिए कि वहां के लोगों को दिक्कत ना हो, वहां के बिजनेसमैन को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सब काम होता है। कुछ अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, जो गांव-गांव में रूरल एरिया में बैंक, इन बैंक का मेन मोटिव होता है किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पे एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करना।
ताकि किसान को सस्ते में लोन मिल जाएगा, कम क्रेडिट पे लोन मिल जाएगा। तो क्या करे किसान, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा माल बिकेगा तो देश के पास इकोनॉमी आएगा। भाई फॉरेन कंट्री में भी तो माल बिकता है, तो क्या होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी इनडायरेक्टली। इसलिए गांव को डेवलप करने के लिए, किसानों को डेवलप करने के लिए, किसानों को और मोटिवेट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक है वो काम करती है। एग्रीकल्चरल लोन देना, उनके पैसे के डिपॉजिट करना, उनको क्रेडिट देना, ये सब काम कौन करता है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, दिस आर द ज्वाइंट ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करती है। वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट स्टेट इन विच, मतलब आरबीआई से तो अप्रूवल होता ही है इनको, साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक और स्टेट जो है, जिस स्टेट में वो, जिस स्टेट के किसी गांव में अगर वो बैंक है तो पब्लिक सेक्टर, स्टेट सेक्टर और आरबीआई तीनों से एक साथ मिलकर काम कर रही होती है। ठीक है, इनको अपन रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किया था, ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर काम करती है। स्टेट और सेंट्रल लॉ फंक्शन ऑफ बैंक लाइसेंस आरबीआई द्वारा लाइसेंसिंग को मिला होता है, और ये स्टेट और जो सेंट्रल होते हैं उनके कॉर्पोरेट में ये वर्क करता है। कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू काम करता है, जैसे एनजीओ वगैरह है ना, तो उनको क्रेडिट पड़ा चीप रेट में उनके मेंबर्स को। लाइक क्या हुआ, कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या हो जाता है, एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, ऐसे आपस में मिलकर इन्होंने क्या किया, एक फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया जिसमें क्या होता है, एक दूसरे जो भी उसके मेंबर्स होते हैं ना, उनको चीप रेट में क्या होता है, लोन वगैरह मिल पाता है। भाई सब एक हर महीने पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको जरूरत होता है वो लेता है पैसा, और उसके बदले 1000 लिया तो 1500 लौटाया, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। इस तरीके से ये बैंक काम करती है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन हो ना होकर एनजीओ होते, छोटे छोटे एनजीओ आपस में मिलकर, और जो स्टेट और जो सेंट्रल है वो मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है फंक्शन ऑफ बैंक। इसके बाद चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये लास्ट टॉपिक है थ्योरी का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो फंक्शन ऑफ बैंक में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि बैंक काम कैसे करता है। देखा जाए तो हमने डे 1 और डे 2 का जो वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी देख रखा है कि किस तरीके से बैंक काम करता है। ठीक है, बट हम यहां भी देखने वाले हैं कि बैंक एक्चुअल में ठीक है, यहां भी हम लोग देखने वाले हैं बैंक काम कैसे करता है। तो देखो, बैंक का जो मेन काम होता है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, 2 तरीके से बैंक काम करती है। प्राइमरी फंक्शन में बेटा आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कस्टमर जो अपना पैसा बैंक को रखता है ना, बैंक के पास रखता है, दैट इज बैंक की तरफ से कहा जा रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो कस्टमर जो पैसा रखते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। और दूसरा है ग्रांटिंग एडवांस, लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब प्रोवाइड करना, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। इसके बाद सेकेंडरी काम क्या क्या और होता है बैंक का, तो एजेंसी फंक्शन, जैसे फंड का ट्रांसफर करना, चेक बजाना, चेक का कलेक्शन करना, पीरियोडिक क्या बोलते कलेक्शन करना, पोर्टफोलियो मैनेज करके रखना कस्टमर का, ताकि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा दिखे, इजिली लोन उसको दिया जा सके। यूटिलिटी फंक्शन में ड्राफ्ट प्रोवाइड, लॉकर, अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, अदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह, ये सब बैंक का सेकेंडरी फंक्शंस होता है। 1 बाय 1 करके हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होता है। पहला हमने बात किया टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, कस्टमर जो पैसा दे उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, अपने पास रखना। ठीक है, जैसे सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये 4 टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, कस्टमर करते हैं बैंक को। सेविंग डिपॉजिट में लाइक जो हम आम इंसान करते हैं, जनरली देखा जाए तो 70% जो कस्टमर हैं इंडिया की वो सेविंग डिपॉजिट ही करती है। ठीक है, आपके पास कहीं से आया 8-10 हजार रुपए आया, आप जाते हो बैंक, उसको अपने अकाउंट में जमा करवा लेते हो कि भाई फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा आप उसको यूज करोगे, दैट इज द सेविंग बैंक, सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, अकाउंट दैट अलाउ इंडिविजुअल टू सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। अब क्या होता है भाई, अब आप क्या हो, आप एक कस्टमर हो, क्या हो, आप एक कस्टमर हो। अब कस्टमर होकर अगर आप मान लो बैंक में 5000 रुपए रखते हो, 5000 रुपए रखते हो, 1 महीने तक रख रहे हो, उसमें से पैसा निकाल ही नहीं रहे हो,
1 महीने तक रख रहे हो, तो बैंक कहता है कि अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट को महीने भर तक रखते हो हमारे बैंक में, तो उसके बदले हम आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तभी तो क्या होता है, इतने सारी बैंक इसी पे इंटरेस्ट पे तो चलती है, या हम कस्टमर को भी मजा आता है, क्यों हम अपने घर में रख लें। अगर घर में पैसा रखने का बहुत बड़ा कांड है भाई, चोरी हो सकता है, सड़ सकता है, जंग लग सकता है, पैसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैंक में पैसा रखने से ये सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे का, वो रहता है। साथ ही साथ बैंक उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या रहता है, 1%, 1.2%, इस तरीके से बैंक आपको लौटाती है। 5,000 रुपए, 5,000 का 1% कितना हो जाएगा, 500 रुपए भी होगा अगर, तो वो आपको लौटाएगी 1 महीने बाद। ठीक है, तो भाई आपको क्या हुआ, आप घर में पैसा रखोगे तो उसका तो डबल तो होने वाला नहीं, मतलब 100 रुपए भी तो नहीं बढ़ेगा ना 1 महीने बाद। बैंक में रखने से 100 रुपए भी बढ़ रहा है तो भाई फ्री का बढ़ रहा है। तो ये होता है डिपॉजिटिंग, सेविंग डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट क्या होता है, ऑल्सो नोन एज चेकिंग अकाउंट्स, दिस अलाउ फ्रीक्वेंट एंड अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन बट यूजुअली डू नॉट ऑफर इंटरेस्ट। करंट डिपॉजिट क्या होता है, अगर आप कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और आपका जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्या होता है, लेन देन बहुत ज्यादा होता है, तुरंत पैसा आता है, तुरंत पैसा चला जाता है, इसलिए करंट अकाउंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रहता नहीं है, तो बैंक क्या करता है, बैंक उस पैसे को यूज नहीं कर पाता है। सेविंग में क्या होता है, आप पैसा रख दिए, बैंक को पता है कि भाई सेविंग में पैसा रखा है, तो अपन इस पैसे, बैंक क्या करता है, उस पैसे को क्या करेगा, किसी को लोन दे देगा, उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो अपने पास रखेगा, और आप जब मांगोगे तब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देकर लौटा देगा। याद है डे 1 में अपन ने डिस्कस किया था। करंट डिपॉजिट में क्या होता है, ये ज्यादातर ये करंट डिपॉजिट फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलता है, जो कंपनी होते हैं, जो संस्थाएं चलाते हैं ना, उनको ये अकाउंट खोलना कंपलसरी रहता है। उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, टैक्स फाइलिंग ये सब वगैरह इजीली हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कर देते हो 5 साल 10 साल के लिए। लाइक 50,000 रुपए का मेरे बैंक में 1 लाख रुपए था, तो मैंने क्या किया, 50,000 रुपए एफडी करा दिया। एफडी करा दिया मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब वो 50,000 रुपए मैंने 3 साल के लिए करा दिया। बैंक कहता है, जिस बैंक में भी आप कराओगे, हर एक बैंक का अपना अलग रहता है। मान लीजिए XYZ बैंक में मैंने क्या किया, 50,000 रुपए 15K, 50,000 रुपए मैंने क्या किया, फिर एफडी करा दिया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बैंक कहता है कि हर एक साल का हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे अगर आप एफडी कराते हो। तो भाई 3 साल के लिए रख दिया, 6 6 12 6 18% हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब 50,000 3 साल बाद 50,000 का 18% एक्स्ट्रा मिलकर हमको मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, कस्टमर डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट रेगुलरली, और इस तरीके से भी, और टू अर्न इंटरेस्ट। लाइक बैंक क्या करती है, रिकरिंग डिपॉजिट सुविधाएं भी प्रोवाइड करती है। लाइक क्या करती है, बैंक बोलती है कि भाई आप हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने आप बैंक को 300 रुपए जमा करो, कितने 10 साल तक जमा करो, तो जो भी पैसा इकट्ठा होगा आपका, उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ आपको 10 साल बाद लौटाया जाएगा। तो एक तरीके से आपका सेविंग भी हो गया, बैंक का कमाई भी हो गया, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल गया। तो ये इतने टाइप के डिपॉजिट जो है बैंक आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोन एंड लोन सुविधा प्रोवाइड करना, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, ये सब सिस्टम भी बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन जो है बैंक का, वो है सबसे पहला एजेंसी फंक्शन, जैसे चेक को कलेक्ट करना और फिर चेक के बदले आपको पैसा देना, एक तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। या बिल आपका क्या है भाई, आपका मेरे XYZ में आपका अकाउंट है, X है ना, चल क्यों नहीं रहा भाई, XYZ बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको मंथ हो गया एक बिल पे करना है, किसको भाई, जियो को बिल पे करना है। तो आपने क्या बोला, आपने बैंक को बोला भाई 50 रुपए जियो को पे कर दो, तो बैंक क्या करेगा, ये आपका है, आपका काम कर रहा है। आप बोल रहे हो कि भाई 50 रुपए जियो को दे दो, तो वो 50 रुपए जियो को दे रहा है, इंटरमीडिएट से जैसा काम कर रहा है। ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स वगैरह पेमेंट करने में, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो आप कहते हो बैंक को कि भाई 4 दिन बाद इस अकाउंट में इतना डाल देना, या ये चेक लो, इस अकाउंट में ये चेक ट्रांसफर करवा देना, फंड ट्रांसफर वगैरह, NEFT हो गया, अगले साल पढ़ोगे आप लोग 10th क्लास में, मैंने पढ़ाया है बैंकिंग का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है अच्छा खासा। NEFT सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है, RTGS, नेट बैंकिंग, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करना, बैंक ये सब हेल्प करता है। ठीक है, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस जैसे सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड करना, ताकि अपना सोना चांदी या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप उसको सेफली रख पाओ। ट्रैवलर चेक्स, जैसे इशूइंग ट्रैवलर चेक दैट आर सेफ वे टू कैरी मनी व्हेन ट्रैवलिंग,
भाई अब क्या होता है ट्रैवलर चेक में, क्या होता है कि भाई आप जब तक अपने इस लोकेशन से इस लोकेशन पे पहुंच नहीं जाते तब तक आप वो चेक को बीच में यूज नहीं कर पाओगे। तो कहीं चेक गुम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। भाई आप यहां से निकले, यहां पहुंचे, अब यहीं पे आपको उसका बदले पैसा मिलेगा। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स वगैरह इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक विदेशी पैसे, जैसे यूट्यूब से हम पैसा कमाते हैं, यूएसए का पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है, ये सब क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज हो गया। अंडरराइटिंग सर्विसेज, जैसे बैंक क्या करता है, कभी कभी होता है ना, कभी कोई आप लोन लेने जाते हो तो बोलता है, या कार लेने जाते हो तो कार वाला बोलता है भैया अपने बैंक से अपना वो निकाल के बताना जरा ट्रांजेक्शन 6 महीने का कि आपका कैसा है, कितना पैसा है, आप कितना ट्रांजेक्शन करते हो। तो बैंक आपको देता है अपना साइन वाइन करके, हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ कि ये बंदा मेरे बैंक में इसका अकाउंट है, ये महीने का 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करता है, इसके हर महीने 1 लाख रुपए हो रहा है। तो सामने वाला क्या कहोगा, दूसरी संस्था वाला आपको क्या बोलेगा, हाँ भाई ठीक है, इसका बैंक अगर कह रहा है कि 1 लाख रुपए ये कर रहा है तो हम इसको जो भी सुविधा लेना चाहते हो वो दे देते हैं। तो बैंक आपको आपके गारंटर भी बन जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, पेंशन स्कीम वगैरह हो गया, ये सब इन्वेस्टमेंट सर्विस भी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शंस वगैरह। एक्लियरी फंक्शन, जैसे प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना, मर्चेंट बैंकिंग, ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विस, ये सब बैंक, किसी भी बैंक का सेकेंडरी फंक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना कि भाई आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करो, आप फोन करेगा, आप रख दो ना बैंक में 3-4 लाख रुपए रख दो 6-7 महीने के लिए, बैंक का फोन आएगा, सर आपके अकाउंट में हमने देखा है 6-7 लाख रुपए हैं, बैंक का कर्मचारी बात कर रहा हूँ, मतलब तो एक काम, वो पैसा निकालने उकालने आईडी वाईडी नहीं पूछेगा, तो सर एक काम कीजिए ना, क्यों आप रखे हैं सर, एक काम कीजिए ना, आप एफडी खुला लीजिए हमारे बैंक में ना, अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, है ना, या आप एक काम कीजिए, आपका पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले जो भी पैसा आएगा आपको हम दे देंगे, ऐसा फोन करके। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको प्रोवाइड करे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आपको प्रोवाइड करता है, लाइक कोई नया प्रोजेक्ट आप चालू कर रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए बैंक फाइनेंस कर देता है उस प्रोजेक्ट के लिए। मर्चेंट बैंकिंग, असिस्टिंग एंड इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है छोटे मोटे बैंक्स को। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सर्विस वगैरह, ये सब क्या होता है, बैंक का सेकेंडरी फंक्शंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विथ बैंकर और कस्टमर। एक बैंक का और एक कस्टमर का क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है, जरा हम इस वीडियो में ये चीज समझते हैं। पहला है डेबिटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। डिबेटर या डेबिटर बोला जाए, डिबेट बोलते, डिबेट हो रहा है, डेबिटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, व्हेन बैंक इज अ डेबिटर, पहला केस है कि अगर बैंक जब डेबिटर बन जाए, कब ऐसा होता है, व्हेन कस्टमर डिपॉजिट मनी, जब देखो समझना, ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक है, ये हो गया, आप कस्टमर हो गए। जब कस्टमर बैंक को पैसा करता है तो बैंक क्या होता है, डिबेटर बन जाता है, डिबेटर बन जाता है। और कस्टमर क्या बन जाता है, कस्टमर क्रेडिट, कस्टमर क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, अपना पैसा क्रेडिट कर रहा है, किसको, बैंक को। तो बैंक क्या हो जाएगा, व्हेन कस्टमर डिपॉजिट मनी इन देयर बैंक अकाउंट द बैंक बिकम डिबेटर, बैंक क्या बन जाएगा, डिबेटर बन जाएगा, और कस्टमर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो एक रिलेशन है डिबेटर एंड क्रेडिटर का, बैंक और कस्टमर का, ठीक है। चलिए, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक कस्टमर डिपॉजिट $500 इन सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा है, तो द बैंक इज डेबिटर बन जाएगा एंड मस्ट रिपे। डेबिटर इसलिए क्योंकि भैया उसका एक फर्ज भाई $5,000 अगर दी हो तो मैं डेबिटर क्यों हो गया, कि जब कस्टमर में आएगा तब मुझे लौटाना होगा, दैट्स वाई बैंक इज अ डेबिटर। ऑन डिमांड उसको लौटाना पड़ेगा जब कस्टमर मांगेगा, ठीक है। एक और रिलेशन होता है व्हेन बैंक इज अ, बैंक क्रेडिट कब बनता है, जब आप, व्हेन कस्टमर टेक लोन फ्रॉम द बैंक, जब कस्टमर बैंक से लोन लेता है, ठीक है, ये हो गया बैंक, ये हो गया कस्टमर। जब बैंक से आप कोई पैसा लेते हो लोन के टर्म में लेते हो, तो बैंक इसमें क्रेडिटर बन जाता है और आप इसमें डेबिटर बन जाते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, डेबिटर मतलब जो डेबिट लोन लिया, लौटाना है पैसा, यहां पे जिसको जो लौटाएगा पैसा वो डेबिटर कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जांपल, एक कस्टमर है जो 10,000 पर्सनल लोन लिया है बैंक से, तो द कस्टमर क्या कहलाएगा, डेबिटर, क्योंकि उसको लौटाना है। एंड मस्ट रिपे द लोन अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म, जो भी 1 साल 2 साल में लोन उसको चुकाना होगा, लौटाना होगा। तो जिसको भी पेमेंट लौटाना होता है वो डेबिटर कहलाता है। हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, क्यों, तो जब मन चाहे हम उससे ले लें। तो बैंक की तरफ सोचो, अगर कोई कस्टमर आपको पैसा दे रहा है तो इसका मतलब नहीं आप रख लो, आपको लौटाना है तो यू आर अ डेबिटर, पैसा लौटाना है तो यू आर अ डेबिटर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है बेलर और बैली रिलेशनशिप होता है। बेलर और बैली रिलेशनशिप क्या होता है, बैंक और कस्टमर के बीच में। सेफ डिपॉजिट लॉकर के कंडीशन में अपन ये चीज का, ये शब्द का यूज करते हैं। व्हेन अ कस्टमर रेंट अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, जब आप लॉकर खुलवाते हो किसी बैंक में, द रिलेशनशिप इज दैट बेलर कस्टमर, आप तब आप क्या करते हो, आप बेलर कहलाते हो और बैंक बैली कहलाता है।
जिस बैंक में आप अपना लॉकर खुलवाते हो, लॉकर समझ रहे हो, जहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स, पैसा, सोना चांदी वगैरह रखते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी, तो बैंक क्या कहलाएगा? बैली, और आप कहलाओगे बेलर। जैसे एग्जांपल दिया है, एक कस्टमर कीप ज्वेलरी इन द बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर में रख रहा है, द बैंक एज ए बैली मस्ट एश्योर सिक्योरिटी, उसका काम क्या रहेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसलिए वो बैली कहलाएगा, और कस्टमर क्या कहलाएगा? बेलर। ठीक है। एक एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप भी होता है बैंक और कस्टमर के बीच में। इसका मतलब क्या होता है? सिनेरियो देखिए, द बैंक परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बेसिस पे कुछ सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है, अब आप कस्टमर हो, तो बैंक आपको बिल भुगतान करने का सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो कस्टमर ने बैंक को बोला कि भैया बिल दे दो, तो बैंक ने क्या किया? जियो को अपना, जियो का जो भी बिल था उसको लौटा दिया। इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है। ठीक है। बैंक परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज ऑन बिहाफ, कस्टमर के बिहाफ पे क्या कर रहा है? कस्टमर डायरेक्ट जियो पेमेंट थोड़ी ना दे रहा है, कस्टमर बैंक को कह रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है जियो को, तो बैंक क्या कर रहा है? कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। ठीक है। जैसे मारिया डिपॉजिट अ चेक फ्रॉम द अनदर बैंक इनटू हर अकाउंट एबीसी बैंक, एबीसी बैंक एक्ट एज अ मारिया एजेंट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द अदर बैंक। ठीक है। क्या हो रहा है यहां पे? एग्जांपल क्या कह रहा है समझिए जरा। एक बैंक है, ठीक है, मारिया एक कस्टमर हो गई। मारिया डिपॉजिट अ चेक फ्रॉम अनदर बैंक, मारिया ने एक चेक बैंक को दिया, और वो जो चेक है ना, वो अनदर बैंक का चेक है, अनदर बैंक का चेक है। तो मारिया ने इस अपने बैंक XYZ बैंक को, ठीक है, एबीसी बैंक का चेक दिया, एबीसी बैंक का चेक दिया XYZ बैंक को। तो बैंक का काम क्या? कस्टमर के बिहाफ पे बैंक क्या करेगा? एबीसी बैंक के पास जाएगा, बोलेगा ले भाई ये चेक, मेरा एक कस्टमर जो लाके तेरा चेक दिया था, ला इसके बदले जो भी चेक में जो अमाउंट है वो हमको दे, तो फिर वो आपको लौटा देगा बैंक। तो आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है। दैट इज द एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। ठीक है। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, सीनियर द बैंक मैनेज फंड, भाई ट्रस्ट की तरह, ट्रस्ट, क्योंकि आप बैंक में पैसा दे रहे हो, आपका पैसा, आपको यकीन है बैंक पे कि वो आपका पैसा संभाल के रखेगा, आपका ज्वेलरी संभाल के रखेगा, आपके लॉकर आप खुलवा रहे हो, आप उसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रहे हो, क्योंकि आपको बैंक पे ट्रस्ट है। तो दिस इज द ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ट्रस्टी मतलब बैंक हो गया, बेनिफिशियरी आप कस्टमर हो गए। क्लियर है? तो द बैंक मैनेज फंड और एसेट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के उस पे, जैसे आपके अकाउंट को मैनेज करना, भैया उसको मोबाइल बैंकिंग कर रहा है तो उसका पैसा काट लेना, नेट बैंकिंग का पैसा काट लेना, इंटरेस्ट लौटाना, आपके पैसे का ख्याल रखना, ये सब बैंक करता है। तो दिस इज द ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। लेजर लेसी रिलेशनशिप भी एक कहलाता है। इसमें क्या होता है? द रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन अ बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर फॉर रेंट। अपन ने सेफ डिपॉजिट वाला एक और बैली और बेलर भी पढ़ा था, इसी को लेजर और लेजी रिलेशनशिप भी कहते हैं। जब आप किसी बैंक में सेफ डिपॉजिट ओन करते हो तो बैंक लेजर कहलाता है और कस्टमर को लेजी। ठीक है, वही चीज एग्जांपल। ठीक है। एडवाइसर और क्लाइंट रिलेशनशिप भी कहलाता है। जब आप बैंक से कोई एडवाइस लेने जाते हो तो बैंक एडवाइसर कहलाता है और आप उसके क्लाइंट कहलाते हो। लाइक कि यार मैं अब मेरे बैंक अकाउंट में, यार आपके बैंक में मेरा अकाउंट था, ठीक है, उसमें 2 लाख रुपए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एफडी करा दो यार 1 लाख का आपके बैंक में। तो बैंक बोलता है हाँ नहीं 1 लाख नहीं, आप 1.5 लाख का करा दो, 2 साल नहीं 3 साल के लिए करा दो, आपको 2.5 लाख रुपए लौटाएगा। तो बैंक एडवाइस करता है कि यहाँ खर्चा करो, वहां खर्चा करो, ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। तो बैंक एडवाइसर हो गया, आप उसके क्लाइंट हो गए। ठीक है, चलिए अब हो गया बस यार, आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है ना समझ आ गया होगा इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।